अस्सलाम वालेकुम। हम लास्ट टाइम ट्रांसफार्मर पे बात कर रहे थे। बाकी चीज़ें तो इसकी डिस्कस हो गई थी। बस ट्रांसफार्मर के जो पावर लॉसेस है ना, वो आप लोगों के रह गए थे। पावर लॉसेस ऑफ ट्रांसफार्मर में एक जो लॉसेस होते हैं उनको हम ट्रांसमिशन लॉसेस कहते हैं। तो सबसे पहले हम ट्रांसमिशन लॉसेस की बात कर लेते हैं कि अगर हम ट्रांसफार्मर की बात करें तो इनमें ट्रांसमिशन लॉसेस कौन से आ रहे थे। देखिए, इशू ये बनता है कि सपोज करें आपके पास कोई पावर स्टेशन है ना, यानी लेट्स से ये पावर स्टेशन है। पावर स्टेशन में जो डैम होते हैं जहाँ पर वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, ठीक है। इस पावर स्टेशन से आप लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी को विद द हेल्प ऑफ वायर्स आप लोगों के हाउसेज में भेजना है। तो किसी पावर स्टेशन से इलेक्ट्रिसिटी आपके हाउसेज में आ रही है। अब ज़ाहिर है जब इलेक्ट्रिसिटी आपके हाउसेज में आएगी तो उसने किसके थ्रू आना है, वायर्स के थ्रू आना है। और हम लोगों ने बात पढ़ी है कि जब वायर में से करंट फ्लो करता है तो उसमें पावर लॉस का जो फार्मूला होता है, यानी पावर का फार्मूला P इक्वल टू आई स्क्वायर आर होगा। ये बेसिकली पावर लॉस का फार्मूला होता है, यानी वायर में जो पावर लॉस आएगा उस पावर लॉस का फार्मूला आई स्क्वायर आर होगा। यहाँ पर आई इसमें फ्लो होने वाला करंट है, तो आई इसमें फ्लो होने वाला करंट है और आर उस वायर की रेजिस्टेंस है जिस वायर की हम बात कर रहे हैं, इस वायर की रेजिस्टेंस है। अब वो कहते हैं कि हम ये चाहते हैं कि जब इलेक्ट्रिसिटी पावर स्टेशन से आपके घरों में जा रही हो तो पावर लॉस मिनिमम होना। वैसे आप लोगों ने चीज़ें याद रखनी है कि पावर लॉस मिनिमम करने के अब दो तरीके होंगे जो बाज़ाहिर नज़र आ रहे हैं। एक तो पावर लॉस को मिनिमाइज करने के लिए पावर लॉस का रेजिस्टेंस का डायरेक्ट रिलेशन है ना, तो आप उस वायर की रेजिस्टेंस को कम कर दें। अगर आप वायर की रेजिस्टेंस को कम कर देंगे तो पावर लॉस मिनिमम हो जाएगा। अब ये हम कैसे कर सकते हैं, यानी वायर की रेजिस्टेंस को कैसे कम कर सकते हैं। देखिए, एक तो ये चीज़ हो सकती है कि वायर की रेजिस्टेंस को कम करने के लिए आप ये करें कि हम वैसे नॉर्मली एल्युमिनियम की वायर यूज़ करते हैं ना। ये ओवरहेड केबल जो होती है ना, इस्लामाबाद तो नहीं है, लाइक आई सेक्टर में है ओवरहेड केबल जो है। ये आप लोगों ने पंजाब में या केपी के साइड भी देखी होंगी, जो बाहर बड़े वापडा के खंभे लगे होते हैं ना, ओवरहेड केबल उनको बोला, वो एल्युमिनियम की भी यूज़ होती है। एल्युमिनियम की रेजिस्टेंस कॉपर के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा होती है। एक तो तरीका ये हो सकता है कि रेजिस्टेंस को अगर आप वायर को मिनिमम कर दें तो पावर लॉस कम हो जाएगा। इसके लिए अब ये करें, एल्युमिनियम वायर को रिप्लेस कर दें कॉपर वायर से। कॉपर बहुत अच्छा कंडक्टर है एज़ कम्पेयर टू एल्युमिनियम, तो इससे आपके पास पावर लॉस काफ़ी मिनिमम हो जाएगा। दूसरा तरीका ये होता है कि जो रेजिस्टेंस होती है उसका वायर के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के साथ भी तो इन्वर्स रिलेशन होता है। तो अगर हम वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा दें तो रेजिस्टेंस फिर भी कम हो जाएगी, रेजिस्टेंस कम तो गेन पावर लॉस कम हो जाएगा। इसका मतलब है कि हम थिक वायर यूज़ करें, यानी थिन की बजाय क्या यूज़ करें, थिक वायर यूज़ करें। कहते हैं ये जो दो बातें आप कर रहे हैं ना, कि हम एल्युमिनियम वायर को कॉपर वायर से रिप्लेस कर दें और दूसरा अगर हम बहुत मोटी मोटी थिक वायर यूज़ करना शुरू कर दें, तो ये जो बातें हैं ये सारी अनइकोनॉमिकल है ना। यानी ये जो है तो ठीक इससे, तो मतलब पावर लॉस कम तो हो जाएगा लेकिन ये अनइकोनॉमिकल है, मीन ऐसा करना काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा। इसका मतलब ये है कि वायर के अंदर जो पावर लॉस आता है, पावर लॉस एनर्जी का लॉस है ना, उससे ज़्यादा जो है वो आपको ये एक्सपेंसिव प्रोसेस पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि वायर के अंदर जो ट्रांसमिशन लॉसेज आ रहे हैं वो कम हो सकते थे वायर की रेजिस्टेंस कम करने से। और अभी हम लोगों ने ये बात सीखी कि वायर की रेजिस्टेंस को कम कैसे कर सकते हैं, बाय रिप्लेसिंग एल्युमिनियम विद कॉपर एंड बाय यूजिंग ए थिक वायर। पावर रेजिस्टेंस कम हो जाएगी दोनों मेथड से और पावर लॉस भी कम हो जाएगा। लेकिन ये याद रखना है कि ये वाला मेथड अनइकोनॉमिकल या आपका एक्सपेंसिव मेथड है। इसका मतलब ये हो कि सो प्रैक्टिकली हम ऐसा काम नहीं करते। इसके साथ ये लाइन भी लिख रहे हैं, सो डू नॉट फॉर्म डू नॉट परफॉर्म प्रैक्टिकली। ये एमसीक्यू इसी तरह ही आपका आएगा। अगर आपसे पूछेगा पावर लॉस को कैसे मिनिमम कर सकते हैं, आप लोगों ने ऑप्शन यही चूज करने हैं। लेकिन वैसे ये भी याद रखना है कि प्रैक्टिकली हम ये काम नहीं करते। इसका मतलब ये है कि रेजिस्टेंस को कम करके पावर लॉस को मिनिमम करने वाला काम प्रैक्टिकली ट्रू नहीं है, प्रैक्टिकली हम इसको परफॉर्म नहीं करते। दूसरा अगर देखें, जो पावर लॉस है उसका करंट के स्केयर के साथ भी तो डायरेक्ट रिलेशन है। इसका मतलब ये हुआ जो पावर लॉस है वो करंट पे ज़्यादा डिपेंड कर रहा है, जिसकी जितनी पावर बड़ी होती है उस पर डिपेंडेंस उतनी ज़्यादा होती है। तो पावर लॉस की ज़्यादा डिपेंडेंस करंट पे है एज़ कम्पेयर टू किससे, रेजिस्टेंस पे, क्योंकि उसका स्केयर आ रहा है। तो कहते हैं हम कुछ ऐसा करते हैं कि हम अगर किसी तरह से करंट को कम करने में कामयाब हो जाए,
करंट कम करेंगे तो पावर लॉस भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब वो कहते हैं करंट हम कैसे कम करते हैं, तो जो करंट को कम करने के लिए मैं इधर ऊपर लिख सकती हूँ, इस करंट को डिक्रीज करने के लिए, ये बात मैं ऊपर लिखा, मैं स्टार बना देता हूँ, रस्सा भी बना देता हूँ अगर आप भूल जाए तो। करंट को कम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, करंट को कम करने के लिए हम ये करते हैं कि जो पावर स्टेशन होते हैं, इन पावर स्टेशन के ऊपर हम लगाते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। यानी करंट को कम करने के लिए इन पावर स्टेशन के ऊपर लगाते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। मैंने आपको बताया था कि जो वोल्टेज होती है, लास्ट में बात हुई थी, उसका करंट साथ इनवर्स रिलेशन है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर के बारे में बताया था, ये वोल्टेज को इंक्रीज कर देता है। अगर ये वोल्टेज को इंक्रीज करेगा तो करंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो जब करंट की ट्रांसमिशन की जा रही होती है किसी भी पावर स्टेशन से, तो उस पावर स्टेशन के ऊपर लगाते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर वोल्टेज को इंक्रीज कर देते हैं। कितना वोल्टेज को इंक्रीज कर देते हैं ना, इसके साथ एक लफ्ज लिख लीजिएगा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर वोल्टेज को सेवरल 1000 वोल्ट्स इंक्रीज कर देते हैं। 1000 वोल्ट्स। अगर आपका कभी एमसीक्यू आ जाए ना कि ये जो पावर स्टेशन पे वोल्टेज कितनी इंक्रीज हो रही होती है, तो वोल्टेज जो वायर्स में आ रही होती है, ओवरहेड केबल जो होती हैं, उनमें जो वोल्टेज आ रही होती है वो सेवरल 1000 वोल्ट्स आ रहे होते हैं, यानी इतनी हाई वोल्टेज वहाँ पर आ रही होती है। अच्छा, जब वोल्टेज इतनी ज़्यादा है तो करंट उतना ही क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो खुद सोचो, जब करंट कम हो जाएगा तो पावर लॉस भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये बेसिकली एसी करंट का एडवांटेज भी है कि एसी करंट को, ये वाला बात सिर्फ किस, ये वाली जो प्रॉपर्टी है कि वोल्टेज को इंक्रीज करने से करंट कम हो रहा है, ठीक है ना, ये हम किसकी मदद से कर रहे हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर की मदद से कर रहे हैं। ट्रांसफार्मर ऑपरेट किस पे होता है, एसी पे ऑपरेट होता है। इसका मतलब ये कि एसी करंट का जो एडवांटेज है वो यही एडवांटेज है कि एसी करंट की जब हम ट्रांसमिशन करना चाह रहे होते हैं तो हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाकर वोल्टेज बढ़ाते हैं, करंट कम हो जाता है, और करंट कम होने से पावर लॉस भी कम हो जाता है। आपके हाउसेस के बाहर भी ट्रांसफार्मर लगे होते हैं ना, ये ट्रांसफार्मर लगा, इसके साथ लिख लें, ये ट्रांसफार्मर की बात हो रही है, आपके स्ट्रीट्स में लगे होते हैं ना, जो स्ट्रीट्स में ट्रांसफार्मर लगे होते हैं वो स्टेप अप नहीं होते। स्ट्रीट्स के अंदर जो ट्रांसफार्मर लगे होते हैं वो स्टेप डाउन होते हैं, क्योंकि हमें तो घरों में कितने वोल्ट चाहिए, 220 वोल्ट चाहिए। यहाँ से पीछे से कितने आ रहे हैं, सेवरल 1000 वोल्ट्स आ रहे हैं ना। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या करेंगे, ये वोल्टेज को क्या करेंगे, रिड्यूस करके कितने पे ले आएंगे, नॉर्मली 220 वोल्ट पे ले आएंगे, और ये करंट जो होगा उसको सिग्निफिकेंट अमाउंट में इंक्रीज कर देंगे। करंट वैसे इसमें नॉर्मली जो है वो 8 to 10 एम्पेयर तक ही जनरली इंक्रीज होता है, यानी 8 एम्पेयर से 10 एम्पेयर तक ही करंट इंक्रीज होता है। लेकिन वोल्ट्स हमें पता है कि हम एग्जैक्ट हमें कितने चाहिए होते हैं, 220 वोल्ट्स हमें मिल रहे होते हैं। इसका मतलब है कि आप लोगों ने 7000 वोल्ट्स को जब 220 वोल्ट्स में कन्वर्ट करना है, तो उस पर्पज़ के लिए आप लोगों ने स्ट्रीट्स के अंदर क्या लगाने हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो मैं रिवाइज करवा देता हूँ बातें। हमने पावर लॉसेस की बात की ड्यूरिंग ट्रांसमिशन। मैंने आपको बताया कि जब पावर स्टेशन से इलेक्ट्रिसिटी आपके घरों में आ रही होती है तो उसमें ये वाला पावर लॉस आ रहा होता है, आई स्केयर आर उसका फार्मूला होगा। आई वायर में फ्लो होने वाला करंट, आर रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कम करने के आपको दो मेथड बताए हैं, लेकिन फिर ये बताया कि ये बात प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होती, मतलब एक्सपेंसिव हो जाता है। कापर बहुत महंगी है, थिक वायर यूज़ करेंगे वो भी महंगी होगी, तो कम तो हो सकती है लेकिन ये प्रैक्टिकली ये काम नहीं किया जाता। तो प्रैक्टिकली पावर लॉस को मिनिमम करने के लिए, अगर आप क्या होता है, प्रैक्टिकली पावर लॉस को मिनिमम करने के लिए हम क्या करते हैं, हम रेजिस्टेंस को रिड्यूस करेंगे, करंट को। तो प्रैक्टिकली हम करंट को रिड्यूस करते हैं। दोबारा मैं रिपीट करता हूँ बात कि अगर आपके एम्स की बात है ना कि प्रैक्टिकली पावर लॉस को मिनिमम करने के लिए हम किसको रिड्यूस करेंगे, रेजिस्टेंस, करंट, और बोथ ऑप्शन हो तो फिर करंट ऑप्शन होगा। लेकिन अगर आपका वैसे एम्स की आ जाए कि पावर लॉस को ड्यूरिंग ट्रांसमिशन मिनिमम करने के लिए किसको रिड्यूस किया जा सकता है, रेजिस्टेंस ऑप्शन भी हो, करंट भी हो, तो फिर बोथ ऑप्शन होगा। तो अगर वो जनरल आपसे पूछता है किसको रिड्यूस करने से पावर लॉस मिनिमम हो जाएगा, तो फिर बोथ ऑप्शन होगा, रेजिस्टेंस भी और करंट भी। लेकिन अगर प्रैक्टिकली का वर्ड यूज़ होगा तो फिर आप लोगों ने बोथ ऑप्शन चूज़ नहीं करना, फिर आप लोगों ने ऑप्शन क्या चूज़ करना है, करंट चूज़ करना है। इस बात को अपने पास नोट कर लीजिएगा। प्रैक्टिकली की वर्ड है, प्रैक्टिकली वर्ड यूज़ होगा तो सिर्फ करंट यूज़ होगा। और अगर वो जनरल आपसे पूछता है कि पावर लॉस ड्यूरिंग ट्रांसमिशन बातें हो रही हैं, कैसे मिनिमाइज किया जा सकता है, तो उस केस में अगर प्रैक्टिकली का वर्ड यूज़ नहीं कर रहा, फिर आप लोगों ने बोथ ऑप्शन चूज़ करना है। एक ये चीज़ होगी। अब अच्छा हम बात करते हैं दूसरे अदर पावर लॉसेस की ना। अब ये जो अभी मैं दोबारा आपको पावर लॉसेस पढ़ा रहा हूँ, ये जो पावर लॉसेस अभी हम पढ़ेंगे, ये पावर लॉसेस विद इन ट्रांसफार्मर हो रहे हैं।
यानी ये पावर लॉसेस विद इन ट्रांसफार्मर हो रहे हैं। वो जो भी हम लोगों ने पावर लॉस पढ़ा है वो कब हो रहा था, ड्यूरिंग ट्रांसमिशन हो रहा था। ये ध्यान से पेपर में ये लाइन भी पढ़नी कि पावर लॉसेस ड्यूरिंग ट्रांसमिशन कैसे मिनिमाइज किया जा सकता है, आर और आई की मदद से। अब हम पढ़ रहे हैं कि पावर लॉसेस विद इन ट्रांसफार्मर कैसे मिनिमाइज किए जाएंगे। वो जब पावर लॉसेस की टाइप्स पढ़ेंगे तो उसमें आपको आइडिया होगा। तो पावर लॉसेस जो विद इन ट्रांसफार्मर होते हैं, अभी हम उनकी बात करेंगे। इन पावर लॉसेस को जो विद इन ट्रांसफार्मर होते हैं, कुछ लोग इनको कोर लॉसेस भी बोलते हैं। तो इनका जो नाम होता है वो कोर लॉसेस भी होता है। इनको कैसे मिनिमाइज करेंगे या ये कौन कौन सी टाइप्स होती है अभी हम इसको देखते हैं। तो ये पेपर में मिक्स नहीं करना, ध्यान से लफ्ज़ पढ़ना है, ड्यूरिंग ट्रांसमिशन ये वाले ऑप्शन चूज करने हैं। और अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है पावर लॉसेस विद इन ट्रांसफार्मर बताएं, या विद इन ट्रांसफार्मर की बजाय समटाइम वर्ड क्या यूज़ करता है, पावर लॉसेस, या इनको कोर लॉसेस भी बोलता है कि पावर का जो लॉस है वो कोर में आ रहा है। लॉस देखें ना, आपको शायद याद होगा कल मैंने आपको बताया था कि जितने भी रियल ट्रांसफार्मर होते हैं ना, जितने भी रियल ट्रांसफार्मर होते हैं उसमें इनपुट की पावर ज़्यादा होती है आउटपुट की पावर से। ये यूँ कह लो, आउटपुट की पावर कम हो जाती है इनपुट की पावर से। तो आउटपुट की पावर क्यों कम होगी इनपुट की पावर से, इसका मतलब है कुछ पावर में लॉस आया है, कुछ पावर में लॉस आया है। और ये जो लॉस आ गया है, इस लॉस को हम कौन सा लॉस कहेंगे, कोर लॉस का ही नाम देंगे। तो अब बच्चों हम बात करते हैं कि जो कोर लॉसेस होते हैं वो कौन कौन से होंगे। कोर लॉसेस, कोर लॉसेस की डिफरेंट टाइप्स हैं। कोर लॉसेस जैसे पंजाब की बुक में तो इतनी डिटेल से नहीं लिखे हुए, केपीके वाली बुक में से थोड़े अच्छे लिखे हुए हैं। तो मैं जो पॉसिबल पावर सॉरी कोर लॉसेस या पावर लॉसेस विद इन द ट्रांसफार्मर जिसे आप कहते हैं, मैं सारों की डिस्कस कर देता हूँ ताकि कोई आपको इशू ना रहे। इनमें से एक होता है कि फ्लक्स लीकेज, यानी कोर लॉसेस में एक लॉस होता है जिसे हम फ्लक्स लीकेज कहते हैं। फ्लक्स लीकेज क्या है इसको ज़रा समझते हैं पहले। देखो, कल हम बात कर रहे थे कि ट्रांसफार्मर की कोर जो है वो यूं कोर बनी होती है। कोर मतलब उसका इनर पार्ट जो होता है, और इसके हम लोग क्या करते हैं, इस साइड पे भी एक कॉयल को बाउंड करते हैं। तो ये सोलेनोइड ही बन गई ना, जिसको एसी सप्लाई देते हैं ना, और ये सिर्फ भी जहाँ से हम आउटपुट लेते हैं, एक प्राइमरी सेकेंडरी के चक्कर हो गए। देखिए अब ये चीज़ समझे जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, ये है तो सोलेनोइड है, कॉयल है ना, कॉयल है ना। मैं वैसे आपको बताता हूँ, ये वैसे भी बात आपको पता होनी चाहिए कि सपोज करें ये कॉयल है ना। अब इस कॉयल में अगर करंट फ्लो कर रहा है, यू करंट फ्लो कर रहा है ना, ये देखें ये करंट फ्लो कर रहा है इसमें। अगर करंट फ्लो कर रहा है तो इसके ऊपर क्या बनेगा, नॉर्थ, नीचे क्या बनेगा, साउथ। ये करंट लूप की मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करने लगा हूँ। ये वैसे भी आपको आनी चाहिए, मतलब तो वैसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि करंट लूप की मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्लॉट करें। हमारा ये काम भी हो जाएगा और ये क्वेश्चन हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के भी हो जाएगा। देखें, अगर इसमें से करंट यूँ फ्लो कर रहा है तो नॉर्थ पोल कैसे निकालते हैं, फिंगर्स को कर्ल करो करंट की डायरेक्शन में, थंब जिधर जाएगा वो नॉर्थ पोल होगा, ऊपर नॉर्थ पोल नीचे साउथ पोल। अब विद इन द लूप, ये लूप है, विद इन द लूप तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन किधर होगी, साउथ से नॉर्थ की तरफ होती है ना। विद इन द लूप तो डायरेक्शन किधर होगी, साउथ टुवर्ड्स किधर होगी, नॉर्थ होगी। तो ये बात कर रहे हैं कि विद इन द लूप जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन होगी वो तो साउथ टुवर्ड्स किधर होगी, नॉर्थ होगी। लूप के अंदर है ना। अब लूप के बाहर अगर हम बनाते हैं तो कुछ यूँ डायरेक्शन बनेगी, यूँ डायरेक्शन होगी। ये लूप्स बनेंगे, हम कुछ लूप्स बना देंगे। ये देख लें, साउथ टू नॉर्थ और बाहर क्या हो जाएगा, नॉर्थ टू साउथ। इसी तरह इसको भी इस तरह बना दें, अंदर क्या होगा, नॉर्थ टू साउथ, और बाहर क्या हो जाएगा, साउथ टू नॉर्थ। ये समझ आ गई बात की। ये साउथ ये नॉर्थ कैसे बना है, अगेन रिपीट कर रहा हूँ। करंट यूँ फ्लो कर रहा था, फिंगर्स को कर्ल किया, थंब अपवर्ड, ऊपर नॉर्थ अंदर साउथ। ये विद इन द सोलेनोइड, विद इन द कॉइल, ख्याल रखें विद इन द कॉइल डायरेक्शन सारी इस साउथ टूवर्ड नॉर्थ लेकर जाएं। लेकिन जब आप जितने भी, ये नहीं कि मैंने तो 2 सर्कल बनाए, आप ज़्यादा बना लें, आप चाहें तो इसका भी सर्कल कंप्लीट कर लें। चलिए मैं कर देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे। मर्जी है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन विद इन साउथ टू नॉर्थ और बाहर क्या रखना है, नॉर्थ टूवर्ड साउथ। इसका भी पूरा करना है तो कर लो। विद इन क्या हो जाएगा, साउथ टूवर्ड नॉर्थ और आउटवर्ड नॉर्थ वर्ड साउथ। ये मैंने कब बताया, जब करंट इसमें कैसे फ्लो कर रहा था, एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा था। अब अगर पेपर में आपका क्वेश्चन आ जाता है ना, डिफरेंट इस तरह की डायग्राम बनी हुई, पूछता कौन सी करेक्ट है, तो ये देख लो एंटी क्लॉकवाइज करंट के लिए ये करेक्ट है। क्लॉकवाइज करंट के लिए बात करोगे तो ऊपर साउथ चला जाएगा, नीचे नॉर्थ। तो सारे एरोज एक दूसरे के रिवर्स हो जाएंगे। बस ये डायग्राम थोड़ी माइंड में रखनी। अब वापस इधर आ जाते हैं। देखो जिस तरह की ये एक लूप है, इस तरह की यहाँ पर ये भी तो एक लूप बन रही है ना।
समझ आ गई बात की ना। ये एक लूप बन रही है, जिस तरह इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, इस सारी लूप्स की मैग्नेटिक फील्ड लाइन यूं होंगी ना, यूं जा रही होंगी ना यार। ये चीज़ यहाँ पर भी है ना, ये इस एक लूप को सोचो, ठीक है। तो क्या हो रहा होगा, यहाँ से कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइन यूं भी नहीं निकल रही होंगी। ये ज़रा देखिए ना, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर जा रही है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर जा रही है। इसमें देखिए कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइन किस कोर के अंदर रहेंगी। ये बच्चों कोर है ना, जिसको मैंने शेड कर दिए, कुछ तो कोर के अंदर रहेंगी, लेकिन ये कुछ कोर से बाहर भी नहीं जा रही। ये जो कोर से बाहर जा रही है ना, इसको हम फ्लक्स लीकेज कहते हैं। यानी इस कॉइल के अंदर जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होंगी तो अपना पैटर्न उनका ऐसा है, उनका पैटर्न ये मैंने बना दिए। अपने पैटर्न की वजह से कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होंगी वो इस कोर से किधर जा रही होंगी, बाहर जा रही होंगी। तो जब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन कोर से बाहर जाएंगी, इस चीज़ को हम नाम देंगे फ्लक्स लीकेज का। फ्लक्स लीकेज का आपको कंसेप्ट समझ आ गया, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसको मिनिमाइज कैसे करते हैं। इसको मिनिमाइज कैसे करेंगे। देखिए, मिनिमाइज करने के लिए आप लोगों ने इसका जो बेहतरीन हल है वो ये है कि आप सॉफ्ट आयरन कोर यूज़ करो। सॉफ्ट आयरन कोर यूज़ करो। अगर आप सॉफ्ट आयरन कोर यूज़ करोगे तो सॉफ्ट आयरन कोर के बारे में आप लोगों ने क्या पढ़ा है, ये कौन सा सब्सटेंस है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है। ये सॉफ्ट आयरन कोर की अगर हम बात करेंगे तो ये जो है वो कौन सा है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है। अब फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है, एक तो अलग बात है नहीं, इसका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये क्या रखता है, ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो है ये कन्फाइंड करके रखता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को। यानी जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कन्फाइंड करके रखता है। कहने का मकसद ये है कि ये कोर है ना, छोटा सा उसका पार्ट बनाता है ना, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन यूँ जाना चाहेंगी ना, सपोज करें कोर के अंदर, अगर ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की कोर होगी तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन को यूँ बेंड नहीं होने देगा, बल्कि वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन को अपने अंदर ही क्या रखेगा, कन्फाइंड रखा होता है। तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की प्रॉपर्टी होती है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को वो अपने अंदर कन्फाइंड करके रखता है, अपने से बाहर जाने नहीं देता। ठीक होगी बात। तो ये प्रॉपर्टी किसके पास है, सॉफ्ट आयरन के पास है, क्योंकि सॉफ्ट आयरन भी कौन सा है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है। तो हमें ये बात समझ आ गई कि सॉफ्ट आयरन यूज़ करने से हमें बेनिफिट क्या होगा कि इस पूरी कोर में से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर जाना चाह रही होंगी वो क्या करेगा, वो जो सॉफ्ट आयरन जब कोर यूज़ करेंगे तो वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन को इसके अंदर यूँ बेंड करके रखेगा, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बाहर जाने नहीं देगा। ये बस आप लोगों ने बात याद रखनी। इस चीज़ को हम बच्चों बोलते हैं फ्लक्स लीकेज का कंसेप्ट इतना ही है। फ्लक्स लीकेज आपको समझ आ गया क्यों होती है। कॉइल के मैग्नेटिक फील्ड इस तरह का जनरेट होता है कि कुछ मैग्नेटिक फील्ड उससे बाहर जाने लग जाता है, और उसको रोकने के लिए सॉफ्ट आयरन यूज़ करते हैं, क्योंकि ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपने अंदर सादा लफ्ज़ों में अंदर चिपका के रखता है, जाने नहीं देता, कहता है इधर अंदर ही रहो, बस बाहर जाके क्या करना है, बाहर खोलना है। अच्छा, नेक्स्ट इससे आगे बात करते हैं। नेक्स्ट इसका दूसरा जो लॉस होता है, 1 2 3 लिख लें, रेजिस्टेंस ऑफ वाइंडिंग। इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग एमसीक्यू अगले दिनों में देख रहा था, तो करवाता हूँ आपको। रेजिस्टेंस ऑफ वाइंडिंग का ना, रेजिस्टेंस ऑफ वाइंडिंग ये हो रहा है, देखिए जो कॉयल आप यूज़ कर रहे हैं, वाउंड कर रहे हैं ना, एक ही सेंट पे कॉयल वाउंड कर रहे हैं, एक आप ही सेंट पे कॉयल वाउंड कर रहे हैं, तो इनको वाइंडिंग्स बोलते हैं ना। तो ये जो वाइंडिंग्स होंगी इनकी अपनी भी तो रेजिस्टेंस होगी ना। देखिए ना, वाइंडिंग किसकी बनी होगी, किसी मटेरियल की बनी होगी, तो उस मटेरियल की अपनी भी तो रेजिस्टेंस होगी ना। इसकी बात कर रहा है कि रेजिस्टेंस ऑफ वाइंडिंग की बात हो रही है। इससे क्या होगा ना, असल में जब इस वायर में से करंट फ्लो करेगा ना, कॉयल कहना चाहिए वैसे, जब इन वाइंडिंग में या इन कॉयल में से करंट फ्लो करेगा तो उससे हीट प्रोड्यूस होगी ना। उस हीट का फॉर्मूला क्या होता है, आई स्क्वायर आर इंटू टी होता है। जब इन वाइंडिंग में से करंट फ्लो करेगा हीट प्रोड्यूस होगी, और उसका फॉर्मूला आई स्क्वायर आर इंटू क्या होगा, टी होगा। अब अगर आप इस हीट को कम करना चाह रहे हैं तो आपको एक चीज़ नज़र आ रही है कि इस ये बात किसकी हो रही है, वाइंडिंग्स की बात हो रही है, ये ड्यूरिंग ट्रांसमिशन बात नहीं हो रही। ये चीज़ क्लियर करें। तो मसला ये आ रहा है कि हमें यहाँ से नज़र आ रहा है कि हीट का रेजिस्टेंस का भी कौन सा डायरेक्ट रिलेशन है। ड्यूरिंग ट्रांसमिशन हम करंट को कम कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर तो वो डिपेंड करेगा कि आपका ट्रांसफार्मर स्टेप अप है या स्टेप डाउन लगाया हुआ है, क्योंकि ये सारी बातें विद इन दी कोर हो रही है।
समझ आएगी बात की, जिसमें आप करंट को नहीं सब्जेक्ट बनाएंगे, इसमें सब्जेक्ट रेजिस्टेंस ही रहेगा कि रेजिस्टेंस ऑफ वाइंडिंग की वजह से एनर्जी लॉस होता है। एनर्जी लॉस किस फॉर्म में होता है, वो मैंने लिख लिया, एनर्जी लॉस हीट की फॉर्म में हो रहा है। ये एनर्जी लॉस आ रहा है जो कि हीट की फॉर्म में है। इस एनर्जी लॉस को कम करने के लिए फिर आप वायर की रेजिस्टेंस को कम करें। करंट को यहाँ कम नहीं किया जा सकता, रेजिस्टेंस ऑफ वाइंडिंग को कम करेंगे। रेजिस्टेंस कम करने से हीट भी क्या हो जाएगी या एनर्जी लॉस कम हो जाएगा। रेजिस्टेंस किस तरह कम की जा सकती है, वही पहली बात कि आप कौन सी वायर यूज़ करें, कॉपर वायर यूज़ करें और थिक कॉपर वायर यूज़ करें, यानी कॉपर की वाइंडिंग्स बनाएं फिर, और कॉपर भी कौन सा यूज़ करें, थिक कॉपर यूज़ करें। कॉपर अच्छा कंडक्टर है, उसको थिक यूज़ करने से और उसका एरिया ज़्यादा होगा, रेजिस्टेंस और कम हो जाएगी। तो इस तरह क्या होगा, रेजिस्टेंस कम होने से जो हीट या एनर्जी लॉस है वो भी पहले से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बड़ी आसान सी बात, थिक वाली बात समझ आ गई ना, रेजिस्टेंस का एरिया के साथ इन्वर्स रिलेशन, एरिया ज़्यादा रेजिस्टेंस कम। कॉपर वैसे जो है वो बहुत अच्छा कंडक्टर है। तो इस तरह हम रेजिस्टेंस ऑफ वाइंडिंग को कम करके जो हीट या एनर्जी लॉस वाइंडिंग में रेजिस्टेंस की वजह से हो रहा है उसको कम कर सकते हैं। एक एमसीक्यू मैंने अगले दिन एक बुक में पढ़ा है, मैं उसको लिख देता हूँ वैसे। अब ये वो बात कर रहे हैं कि कॉपर बहुत महंगा है, ये बात इधर भी होगी, कॉपर एक्सपेंसिव है, उसकी थिक वायर यूज़ करेंगे और महंगी हो जाएगी। तो उन्होंने एक एमसीक्यू पूछा हुआ, तो मैं उस एमसीक्यू का जो प्रॉपर मीनिंग बनते हैं वो मैं पूरे लिख देता हूँ, क्योंकि एमसीक्यू लिखते रहेंगे तो फिर आपको लंबी बात हो जाएगी। मैं वो डायरेक्ट लाइन लिख देता हूँ जो उसका कंक्लूजन था। आप लोग लिख लें कि थिक वायर जो होगी, मतलब वो कह रहा था कि जो आप लोगों ने कहा ना कि हम थिक वायर यूज़ करेंगे, तो कहते हैं थिक वायर आप किधर यूज़ करेंगे। उसने एमसीक्यू ये पूछा हुआ था, ये प्राइमरी कॉइल है ना, ये कौन सी सेकेंडरी कॉइल है। उसने ये पूछा हुआ था कि आप लोगों ने, ये बात अपनी जगह बिल्कुल ठीक है कि कॉपर एक्सपेंसिव है और थिक वायर है, लेकिन इसके अलावा और कोई सोल्यूशन ही नहीं है। इसमें करंट तो सोल्यूशन ही, इसमें रेजिस्टेंस को कम करना है। तो उसने ये पूछा हुआ था कि थिक वायर को आप किधर बाउंड करेंगे, प्राइमरी कॉइल के ऊपर बाउंड करेंगे या सेकेंडरी कॉइल के ऊपर बाउंड करेंगे। क्वेश्चन उसका ये था, क्योंकि क्वेश्चन में उसने पूरी बात डिस्क्राइब की हुई थी कि रेजिस्टेंस ऑफ बाइंडिंग को डिक्रीज करने के लिए हम कॉपर वायर यूज़ करते हैं जो कि थिक वायर होती है। तो थिक वायर किस एंड के ऊपर आप बाउंड करेंगे, प्राइमरी साइड पे थिक वायर को बाउंड करेंगे या सेकेंडरी साइड पे थिक वायर को बाउंड करेंगे, ताकि आपका जो लॉस है वो इकोनॉमिकल भी रहे ना, मतलब इसकी कॉस्ट इफेक्टिव भी रहे। तो उसके लिए या आपको प्राइमरी पे बाउंड करना पड़ेगा या सेकेंडरी पे बाउंड करना पड़ेगा। ये बात आपको समझ आ रही है ना। देखिए महंगा काम है ना, उसने क्वेश्चन ये पूछा था कि आप इसको किस साइड पे फिर बाउंड करेंगे, प्राइमरी साइड पे बाउंड करेंगे थिक को या सेकेंडरी पे बाउंड करेंगे। क्योंकि दोनों पे बाउंड करेंगे तो फिर तो वो एक्सपेंसिव काम हो जाएगा। तो किसी एक पे बाउंड करेंगे, तो किस पे आप बाउंड करेंगे। उम्मीद आपको बात समझ आ गई होगी। वो मैं बात लिखने लगा हूँ, वो लिखने थिक वायर आप लोगों ने बाउंड करनी ऑन दैट साइड, ऑन दैट साइड वेयर करंट इज हाई। ये भी बात मैं क्लियर करता हूँ अगर किसको डाउट है, वेयर करंट इज हाई। देखिए बड़ी काम की उसने बात लिखी, उसने बोला कि आप लोगों ने थिक वायर को बाउंड करें, थिक वायर आप लोग बाउंड करें, किधर बाउंड करें, ऑन दैट साइड वेयर करंट इज हाई, जहाँ करंट हाई हो ना। देखिए थिक वायर को अगर आप उस साइड पे बाउंड करेंगे जिस साइड पे करंट हाई होगा, क्लियर होगी बात। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा ये होगा, इसको अब ज़रा समझे, मैं फर्दर आसान कर देता हूँ। इसका मतलब है कि स्टेप अप का अगर आपका एमसीक्यू आता है या स्टेप डाउन का आता है, तो आपसे पूछेगा थिक वायर को किस साइड पे बाउंड करेंगे, कि किस साइड पे बाउंड करना है, जिस साइड पे करंट क्या होगा, हाई होगा, उस साइड पे आप इसको बाउंड करें। करंट जिस साइड पे हाई होगा उस साइड पे बाउंड करें। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर की प्राइमरी कॉइल थिक होगी या सेकेंडरी कॉइल थिक होगी। तो जो स्टेप अप का ट्रांसफार्मर होता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर में जो सेकेंडरी कॉइल होती है उसमें वोल्टेज हाई होती है। स्टेप अप आप लोगों ने किधर बाउंड करना है, थिक वायर को बाउंड करेंगे ऑन दैट साइड वे करंट इज हाई। जहाँ करंट हाई होगा ना उस साइड पे थिक वायर को कहते हैं बाउंड आप लोग करें। जिस साइड पे करंट हाई है सिर्फ उधर बाउंड कर लें, किसी एक साइड पे करने का क्वेश्चन है ना। तो मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे कि अगर आपके एमसीक्यू ये आ जाता कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर में थिक वायर को किस साइड पे बाउंड करेंगे और बोथ का ऑप्शन ना हो, प्राइमरी कॉइल या सेकेंडरी कॉइल, तो किस साइड पे बाउंड करना है, वेयर करंट इज हाई। तो प्राइमरी जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा उसमें करंट किस साइड पे हाई होगा, प्राइमरी कॉइल में हाई होगा। प्राइमरी कॉइल में छोटा सा लफ्ज लिख देता हूँ, आपको पता होगा
स्टेप अप ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी वोल्टेज हाई होती है तो सेकेंडरी करंट कम होगा ना, समझ आ गई बात, वोल्टेज और करंट का इन्वर्स रिलेशन है ना। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी वोल्टेज हाई होती है तो सेकेंडरी करंट कम हुआ, तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर में प्राइमरी वोल्टेज कम होती है तो प्राइमरी करंट ज़्यादा हुआ ना, तो प्राइमरी कॉइल थिक रखेंगे किस ट्रांसफार्मर की, स्टेप अप ट्रांसफार्मर की। क्लियर होगी बात। इसी तरह स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी कॉइल की वोल्टेज कम होती है और सेकेंडरी कॉइल में करंट क्या होगा, ज़्यादा होगा, इसकी सेकेंडरी कॉइल को आप लोगों ने थिक रखना है। ये बड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, नॉर्मली हमारी यूनिवर्सिटी में तो उसने नहीं पूछे हुए, लेकिन ये थोड़ा सा याद रख लेना है कि अगर आपसे पूछता है कि रेजिस्टेंस ऑफ वाइंडिंग का एक एमसीक्यू आता है, रेजिस्टेंस को कैसे मिनिमाइज कर सकेंगे, तो आप लोगों ने कहना है कॉपर वायर यूज़ करें, थिक वायर यूज़ करें। फिर वो पूछता होता है कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर में आप किसको थिक करेंगे, प्राइमरी सेकेंडरी और बोथ का ऑप्शन नहीं गिवन होता। क्यों ही नहीं गिवन होता, क्योंकि वो क्वेश्चन को इकोनॉमिकल रेंज में रखना चाहता है ना, दोनों को थिक कर देंगे तो बहुत महंगा हो जाएगा ट्रांसफार्मर, कॉस्ट इफेक्टिव नहीं रहेगा, तो वो फिर किसी एक को थिक करते हैं। और फिर किसको थिक करेंगे, जिस साइड पे करंट क्या होगा, हाई होगा, उसको वो क्या करेंगे, थिक कर देंगे। ये बस चीज़ छोटी सी आप लोगों ने याद रखनी है। नेक्स्ट इसके बाद जो पोर्शन है, नेक्स्ट हमारी जो पंजाब की बुक में भी उसने आगे, पंजाब की बुक में खैर रेजिस्टेंस वगैरह वाली बातें उसने लिखी ज़रूर है, लेकिन उसने इसको प्रॉपर वे से डिस्कस नहीं किया हुआ। नेक्स्ट इसके बाद जो आपका लास्ट आता है वो तो सारी बुक्स में ही है और बहुत इंपॉर्टेंट लास्ट, जिसे हम बोलते हैं हिस्टैरिसीस लास्ट। हिस्टैरिसीस का वैसे तो पूरा टॉपिक भी है, ठीक है, अभी हम बराबर इसको शॉर्ट फॉर्म में देखें। हिस्टैरिसीस लास्ट क्या होता है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा लिख सकता हूँ। एनर्जी डिसिपेटेड ड्यूरिंग मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन। इसके लिए असल में आपको थोड़ा सा ना टॉपिक आना चाहिए वैसे हिस्टैरिसीस लूप वाला ना, लेकिन हम उस हिस्टैरिसीस लूप को पूरा तो नहीं पढ़ेंगे, हम थोड़ी सी बात करेंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि एनर्जी डिसिपेशन हो रही होती है ड्यूरिंग मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन। तो जितनी एनर्जी डिसिपेट होती है ड्यूरिंग मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन, देन दैट लॉस इज कॉल्ड हिस्टैरिसीस लॉस। क्लियर होगी बात कि जब मैग्नेटाइजेशन में और डीमैग्नेटाइजेशन के दौरान जितना एनर्जी का लॉस आएगा उस लॉस को हम हिस्टैरिसीस लॉस कहेंगे। एक तो ये एमसीक्यू के लिए लाइन याद रखें कि एनर्जी की डिसिपेशन हो रही हो ड्यूरिंग मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन, देन सच अ लॉस इज कॉल्ड हिस्टैरिसीस लॉस। इस बात को ज़रा समझें। देखिए इस टॉपिक में हम कौन सा करंट यूज़ कर रहे हैं, एसी करंट यूज़ कर रहे हैं। अल्टरनेटिंग करंट जो है वो क्या करता है, डायरेक्शन अपनी चेंज कर रहा होता है। अल्टरनेटिंग करंट डायरेक्शन चेंज करेगा। अगर अल्टरनेटिंग करंट डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड भी जो उसकी वजह से प्रोड्यूस होगा, एसी करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो भी डायरेक्शन चेंज करेगा। तो इसके बारे में क्या होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन जो होगी विल चेंज कंटिन्यूसली, क्योंकि एसी करंट की डायरेक्शन चेंज होती है तो उसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा फिर उसकी, लेकिन अब देखिए किसी कॉइल में करंट फ्लो कर रहा है, अगर करंट की पोलैरिटी चेंज हो रही है तो जो नॉर्थ साउथ पोल है उनकी पोलैरिटी भी क्या हो रही होगी, चेंज हो रही होगी। इससे ये प्रॉब्लम बनेगी क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कॉन्टीन्यूसली चेंज हो रही है, तो इससे ये मसला बनेगा कि कॉन्टीन्यूस ये प्रोसेस फिर ये भी कंटिन्यू रहेगा। जो मटेरियल होगा, किसका मटेरियल, कोर का नाम, कॉन्टीन्यूस हो रही होगी मैग्नेटाइजेशन। ये अब आपको याद होगा जो आप लोगों ने लूप पढ़ी थी, मैग्नेटाइजेशन होगी, उसके बाद क्या होगी, डीमैग्नेटाइजेशन होगी, फिर आगे क्या होगी, रीमैग्नेटाइजेशन हो जाएगी। रीमैग्नेटाइजेशन किस डायरेक्शन में होगी, इन अपोजिट सेंस। मैं थोड़ा सा आपको याद करवा देता हूँ। लेकिन हिस्टैरिसीस लूप क्या थी, हिस्टैरिसीस लूप आप लोगों ने यूँ बनाई थी, कुछ यूँ लूप बनी थी, यहाँ पर आकर मैग्नेटाइजेशन हुई थी, बल्कि सेचुरेशन आ गई थी। उसके बाद दोबारा यहाँ पर क्या हुई थी, डीमैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन, डीमैग्नेटाइजेशन, फिर ये मैग्नेटाइजेशन हुई थी और फिर ये डीमैग्नेटाइजेशन होगी इस जगह पर, एंड सो ऑन। तो ये मैं लिख रहा हूँ कि इसमें जो एसी करंट होता है उसकी डायरेक्शन चेंज होती है, मैग्नेटिक फील्ड भी डायरेक्शन चेंज करता है, जिससे कॉन्टीन्यूस मैग्नेटाइजेशन, फिर क्या होती है, डीमैग्नेटाइजेशन, फिर क्या लिखा हुआ है, फिर रीमैग्नेटाइजेशन।
इन अपोजिट सेंस का मतलब क्या है, पता है ना, अगर इस साइड पे डोमेन्स राइट साइड पे अलाइन हो रही हैं तो इस मैग्नेटाइजेशन में डोमेन लेफ्ट साइड पे अलाइन होगी। तो रीमैग्नेटाइजेशन इन अपोजिट सेंस आपको समझ आ जाती है। इस लूप को हम हिस्टैरिसीस लूप कहते हैं। इसमें एसी करंट की डायरेक्शन बार बार चेंज होने से मटेरियल मैग्नेटाइज, डीमैग्नेटाइज, फिर अपोजिट मैग्नेटाइज, फिर डीमैग्नेटाइज, फिर मैग्नेटाइज। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है। तो इस मटेरियल को मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज होने के दौरान जो एनर्जी में लॉस आता है या जितनी एनर्जी डिसिपेट होती है, उस प्रोसेस को या उस एनर्जी लॉस को हम बच्चों नाम दे रहे होते हैं किस लॉस का, हिस्टैरिसीस लॉस का। आप लोगों ने वैसे भी अपने पास एक लाइन लिख लें और भी, कि यहाँ पर जो एनर्जी लॉस आ रहा होता है ना, या हिस्टैरिसीस लॉस कह लें की बात है, उसका डायरेक्ट रिलेशन होता है एरिया ऑफ हिस्टैरिसीस लूप के साथ। आप लोगों को ये बात याद होगी, डिफरेंट मटेरियल के डिफरेंट लूप का एरिया होता था ना। तो जिस मटेरियल की लूप का हिस्टैरिसीस लूप का एरिया बड़ा होगा उसमें एनर्जी लॉस भी ज़्यादा आएगा, और जिस मटेरियल की जो लूप का एरिया कम होगा उसमें फिर एनर्जी लॉस की वैल्यू भी क्या होगी, कम होगी। तो ये बात कर रहा है कि एनर्जी लॉस का डायरेक्ट रिलेशन होगा एरिया ऑफ हिस्टैरिसीस लूप के साथ। ये वैसे आप लोग बात याद रख लें तो अच्छी चीज़ है। अब इसकी रेमेडी क्या है ना, मतलब हिस्टैरिसीस लूप को कैसे मिनिमाइज किया जाए। इसकी रेमेडी ये है कि हम इसके लिए क्या यूज़ करें, सॉफ्ट आयरन यूज़ करें, यानी सॉफ्ट आयरन कोर यूज़ करें। सॉफ्ट आयरन कोर का फ़ायदा क्या होगा, इसका फ़ायदा ये होगा, इसका एरिया ऑफ हिस्टैरिसीस लूप स्मॉल होगा। एरिया ऑफ हिस्टैरिसीस लूप जो होगा वो स्मॉल होता है। एरिया ऑफ हिस्टैरिसीस लूप स्मॉल होने से ऊपर मैंने लिख तो दिया है कि अगर हम सॉफ्ट आयरन यूज़ करें तो सॉफ्ट आयरन जो है वो कौन सा सब्सटेंस है, ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है। इसका एरिया ऑफ हिस्टैरिसीस लूप स्मॉल होगा, जिसमें एनर्जी लॉस भी फिर क्या होगा, कम होगा। और दूसरी बात सॉफ्ट आयरन यूज़ करने की होती है, एरिया ऑफ हिस्टैरिसीस लूप स्मॉल होने की फिजिकल मीनिंग यही बनते हैं कि ये जो सॉफ्ट आयरन मटेरियल है इसका एरिया ऑफ हिस्टैरिसीस लूप स्मॉल होने के मीनिंग ये होते हैं कि ये वाला मटेरियल जो होगा वो ईजिली मैग्नेटाइज एंड डीमैग्नेटाइज हो जाता है। ठीक है, कि ईजिली मैग्नेटाइज एंड कौन सा हो जाता है, डीमैग्नेटाइज। इसके लिए आप लोग यही कहते हैं कि फॉर दिस पर्पस स्टील इज़ नॉट यूज्ड, स्टील इज़ नॉट यूज्ड। अब अक्सर बच्चे एक छोटी सी गलती करते हैं, वो जब एमसीक्यू में पूछता है ना कि इसमें आप स्टील क्यों नहीं यूज़ करते, तो उसने ऑप्शन में लिखा होता है कि स्टील इज़ नॉट अ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो अक्सर बच्चे इसको भी ठीक समझते हैं। याद रखना, स्टील जो है, स्टील के बारे में अगर पूछे ना स्टील कौन सा सब्सटेंस है, तो स्टील भी फेरोमैग्नेटिक ही होता है। आयरन भी फेरोमैग्नेटिक है, जो स्टील है वो भी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है। तो स्टील को फिर क्यों नहीं यूज़ करते, स्टील को ना यूज़ करने की वजह इसका फेरोमैग्नेटिक होना नहीं है। स्टील को ना यूज़ करने की वजह यह है, एक तो हम ये कहते हैं कि स्टील को हम इसलिए यूज़ नहीं करते कि स्टील है फेरोमैग्नेटिक, लेकिन ये सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है, ये कौन सा है, हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल है। मैं इधर ही बात चाह रहा हूँ कंप्लीट हो जाए। स्टील को यूज़ ना करने की वजह ये याद रखना है कि फेरोमैग्नेटिक होना, अक्सर बच्चे ये समझते हैं शायद स्टील फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस नहीं है। स्टील इज आल्सो अ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, ये लाइन अपने पास लिख लें, स्टील इज अ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो फिर स्टील को क्यों नहीं यूज़ किया, तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस की आगे दो टाइप्स होती हैं। एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस वो होते हैं जो सॉफ्ट होते हैं, और एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस वो होते हैं जो हार्ड होते हैं। जो स्टील है वो हार्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, ये हार्ड फिजिकली हार्ड नहीं है, मतलब उसकी स्ट्रेंथ या स्टिफनेस की बात नहीं हो रही, ये मैग्नेटिकली बात है कि मैग्नेटिकली जो है वो आयरन सॉफ्ट होता है, मतलब इजीली मैग्नेटाइज एंड डीमैग्नेटाइज हो जाता है। स्टील जो है वो मैग्नेटिकली हार्ड है। वैसे स्टील की अगर बात करें तो स्टील फिजिकली भी हार्ड है, लेकिन यहाँ पर हार्ड वर्ड फिजिकली यूज नहीं हो रहा, मतलब स्टिफनेस के रिजिडिटी के सेंस में लफ्स नहीं हम बोल रहा मैं, ये हार्ड मैग्नेटिकली हार्ड है। मैग्नेटिकली हार्ड होने का मतलब ये है, इसके साथ लाइन लिख लेना किस जगह पर, कि कैन नॉट बी इजीली मैग्नेटाइज एंड डीमैग्नेटाइज, कैन नॉट बी इजीली मैग्नेटाइज एंड डीमैग्नेटाइज। तो स्टील को ना यूज़ करने की वजह, स्टील जो होता है वो इजीली मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज नहीं होता। और सेकेंडली अगर बेसिक बात की जाए, इसका एरिया ऑफ हिस्टैरिसीस लूप भी लार्ज होता है। तो स्टील को हम ट्रांसफार्मर की कोर में क्यों नहीं यूज़ करते, क्योंकि हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल है, एक बात। और दूसरा इसका क्या होगा, लार्ज एरिया ऑफ लूप होगा, लार्ज एरिया ऑफ लूप, इसकी लूप का एरिया भी लार्ज होता है, और जितना लूप का एरिया लार्ज होगा उतना एनर्जी लॉस भी ज़्यादा होगा, इसलिए स्टील को यूज़ नहीं किया जाता।
और बाकी अगेन रिपीट कर रहा हूँ, स्टील जिस तरह फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, आयरन भी, ये दोनों फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है। बस फ़र्क सिर्फ ये है कि एक सॉफ्ट है और एक कौन सा है, हार्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट आखिरी बात करते हैं एडी करंट लॉस। एडी करंट लॉस, एडी करंट लॉस भी बड़ी सिंपल सी स्टोरी है। एडी करंट लॉस में हम ये कह रहे होते हैं कि आपके पास जो है वो, आप लोगों ने भी बातें की है ना, आप लोगों ने ये समझा है कि जो कोर होती है, सपोज करें ये कोर है ना, हम लोग बात कर रहे थे कि आप प्राइमरी कॉइल में फ्लक्स को चेंज करेंगे, करंट को चेंज करेंगे, उससे फ्लक्स चेंज होगा ना। तो यूँ हम बात कर रहे थे, प्राइमरी कॉइल है और ये सेकेंडरी कॉइल है। मैंने आपको बता दी कि यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन यूँ जा रही है, यूँ मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन से। अब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्राइमरी कॉइल में अगर फ्लक्स चेंज हो रहा है तो सेकेंडरी कॉइल में भी फ्लक्स क्या होगा, चेंज होगा। अगर प्राइमरी कॉइल में फ्लक्स चेंज हो रहा है तो सेकेंडरी कॉइल में भी फ्लक्स क्या होगा, चेंज होगा। हम ये कहते हैं ना कि सॉफ्ट आयरन कोर है तो जितना फ्लक्स इसमें होगा सेम फ्लक्स उधर भी जा रहा होगा। एक और छोटी सी बात कर लेते हैं, ऐसे माइंड में आ गई। कल मैंने आपको पढ़ाई थी फ्लक्स लिंकेज। एक और बात है, इस एडी करंट्स की नहीं है, ऐसे मेरे माइंड से निकल जाएगी। आपको याद होगा फ्लक्स लिंकेज का फॉर्मूला क्या था, एन फाई था, एन फाई था। और फाई जो होता है फ्लक्स थ्रू वन टर्न होता है, फ्लक्स थ्रू वन टर्न, यानी एक टर्न में जो फ्लक्स होगा। मैं सिर्फ आपको ये बात याद करवाना चाहता हूँ कि एक रॉन्ग कंसेप्शन ये बनी हुई है कि इन दोनों कॉइल की फ्लक्स लिंकेज सेम होती है, यानी प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल की ये समझा जाता है फ्लक्स लिंकेज सेम होती है। प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल में फ्लक्स थ्रू वन टर्न तो सेम होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल में फ्लक्स थ्रू वन टर्न तो सेम होता है, लेकिन फ्लक्स लिंकेज सेम नहीं होती। इस बात को ज़रा समझें। देखिए अगर मैं आपसे ये कहता हूँ, चलें सिंपल सी बात है, फ्लक्स लिंकेज एक तो किस पे डिपेंड कर रही है, फाइव पे और एक एन पे डिपेंड नहीं कर रही। फाइव क्या है, फ्लक्स थ्रू वन टर्न, वो तो जितना इसमें फ्लक्स है उतना उसमें फ्लक्स है, क्योंकि हम लोगों ने क्या यूज़ की, सॉफ्ट आयरन यूज़ की। और हमने इमेजिन कर लिया कि सॉफ्ट आयरन जो है वो फ्लक्स लीकेज नहीं होने दे रही, कि यहाँ से जो फ्लक्स आ रहा है उन्हीं मैग्नेटिक फिलाइन को उधर भी भेज रही है। तो फ्लक्स थ्रू वन टर्न तो सेम है, इसके एक टर्न में जितना फ्लक्स है उसके भी एक टर्न में इतना फ्लक्स है। लेकिन मुझे ये बताओ कि फ्लक्स लिंकेज जो है वो तो टर्न के साथ साथ फ्लक्स इस फ्लक्स और वन टर्न के साथ साथ टर्न भी तो डिपेंड करती है ना। तो नंबर ऑफ टर्न से होते हैं, क्या प्राइमरी कॉइल के हम बराबर रखते हैं सेकेंडरी कॉइल के, कभी भी बराबर नहीं रखते। लेकिन ट्रांसफार्मर की दो ही टाइप्स होती है, एक स्टेप अप होते हैं, एक स्टेप डाउन होते हैं। दोनों को अक्सर बच्चे कहते हैं इनमें से अच्छा कौन सा, दोनों ही अच्छे हैं, डिपेंड करता है कि आपका पर्पस क्या है। पर्पस क्या है कि अगर आप किसको, डैम के ऊपर आप क्या लगाएंगे, पावर स्टेशन के ऊपर हमारा पर्पस क्या है, वोल्टेज ज़्यादा सेंड करना, वहाँ स्टेप अप लगता है। घरों में 220 वोल्ट चाहिए तो स्टेप डाउन लगता है। कहने का मकसद ये टर्न तो सेम नहीं है ना, स्टेप अप हो या स्टेप डाउन हो। जब नंबर ऑफ टर्न दोनों के सेम नहीं है तो क्या, अब ये सेम है ये सेम नहीं है तो क्या फ्लक्स लिंकेज सेम होगी। फ्लक्स लिंकेज आप लोगों ने याद रखना है नॉट सेम, कि फ्लक्स लिंकेज दोनों कॉइल की प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल की सेम नहीं होती। ये आपको फिजिकली तो बात समझ आ गई होगी कि फ्लक्स थ्रू वन टर्न सेम है लेकिन इनकी फ्लक्स लिंकेज सेम नहीं होती। फ्लक्स लिंकेज इनकी क्या होगी, डिफरेंट होती है। उसकी वजह ये होती है कि फ्लक्स लिंकेज एन फाई टोटल को बोलते हैं, तो फ्लक्स लिंकेज इनकी क्या होगी, डिफरेंट जनरेट हो रही होगी। फ्लक्स लिंकेज इन दोनों कॉइल की सेम नहीं होगी। अब किस कॉइल की फ्लक्स लिंकेज ज़्यादा होगी वो आप देख सकते हैं कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में किस कॉइल की फ्लक्स लिंकेज ज़्यादा होगी वो डिसाइड तो किसने करना है, नंबर ऑफ टर्न्स ने करना है। जिसके नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा होंगे उसकी फ्लक्स लिंकेज भी ज़्यादा होगी। मैं वैसे फार्मूला भी लिखता हूँ जो आपकी बुक में लिखा हुआ है ना, पंजाब वाली बुक के सिंबल लिख सकता हूँ। पंजाब की बुक में लिखा हुआ है कि जो प्राइमरी वोल्टेज है वो इक्वल टू है माइनस ऑफ बैक ईएमएफ के, इज इक्वल टू हो जाएगी। इस बात को ज़रा समझिएगा ध्यान से, प्राइमरी वोल्टेज इक्वल टू माइनस बैक ईएमएफ इक्वल टू लिखा हुआ है एन पी डेल्टा फाइव ओवर डेल्टा टी। इसी तरह अगर उसने सेकेंडरी वोल्टेज का डायरेक्ट फार्मूला लिखा हुआ है एन एस डेल्टा फाइव ओवर डेल्टा टी। अब बच्चों ये बात सिर्फ समझो ना, सिर्फ ध्यान से। ये भी मैं बात कर देता हूँ कि ये वी पी इक्वल टू माइनस बैक ई एफ उसने क्यों लिखा है, इस पर बात कर लेते हैं। अभी आप ये समझे, ये मैं यार आपको समझा रहा हूँ कि जो ऊपर चीज़ लिखी हुई है ना ये फ्लक्स लिंकेज है, तो फ्लक्स लिंकेज तो सेम नहीं है ना।
यानी फ्लक्स लिंकेज तो साथ साथ टर्न पे भी डिपेंड कर रही है, तो फ्लक्स लिंकेज सेम नहीं है। यही तो वजह है कि वी एस नॉट इक्वल टू वी पी होता है ना। वी एस नॉट इक्वल टू क्या होता है, वी पी होता है, क्योंकि टाइम तो दोनों में सेम आ रहा होता है। तो हमें ये समझ आ गई बात। ये जल्दी में कुछ बच्चे रॉन्ग करते हैं कि शायद फ्लक्स लिंकेज सेम है। फ्लक्स लिंकेज सेम नहीं है, फ्लक्स थ्रो वन टर्न सेम है और फ्लक्स लिंकेज सेम नहीं है। ये जो बात लिखी हुई है ना, वी पी इक्वल टू माइनस बैक ईएमएफ, इस बात को जरा समझ लें। इस बात को वैसे समझ लेते हैं ना, इससे हट के समझ लेते हैं। देखो ये आपका कोई सोर्स लगा हुआ है, मैं डीसी लगा के समझा देता हूँ ना। वैसे समझानी है ना बात, तो डीसी से समझ आ जाएगी। साथ में चले यहाँ स्विच लगा लेते हैं ताकि वो करंट शरंट चेंज भी हो जाए। देखिए ये अप्लाइड वोल्टेज भी आप लोगों ने लगाई। इस अप्लाइड वोल्टेज की वजह से आप लोगों ने जब स्विच एस क्लोज किया, स्विच एस क्लोज करने से करंट 0 से आई तक क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, और इसके अंदर बैक ईएमएफ क्या होगी, प्रोड्यूस होगी। इसके अंदर बैक ईएमएफ प्रोड्यूस होगी। जब बैक ईएमएफ प्रोड्यूस हुई तो करंट इसमें यूं फ्लो कर रहा था। जब इसमें बैक ईएमएफ प्रोड्यूस हुई है तो इसने इस तरफ कौन सा पोटेंशियल बना, हाई बना, इस तरफ क्या बना, लो बना। क्योंकि हम इस स्टेज पे स्टडी करें, जैसे हम स्विचेस क्लोज करेंगे, कल बताया था करंट 0 से आई तक इंक्रीज करेगा, इसने इसको अपोज करना है, तो ये सिचुएशन डेवलप होगी। अब कुछ बच्चे सोचते हैं कि सर ये आपने कैसे लिख लिया है, ये तो वोल्टेज अप्लाइड वोल्टेज है। ये ना समझो यहाँ पर, ये ठीक है बात, ट्रांसफार्मर में एसी लगी होती है, लेकिन कंसेप्ट तो समझ आ जाएगा ना, क्योंकि हम लोगों ने उस मोमेंट के लिए बात को पढ़ रहे हैं जिस मोमेंट के लिए आप लोगों ने स्विच को क्लोज किया। आप एसी लगा दे तब भी वही है, एसी लगा दो तब भी वही बात हो। एसी का 0 से T/2 तक स्टडी कर लो ना, 0 से T/2 तक इधर पॉजिटिव होगा, इधर नेगेटिव होगा। ठीक है, समझे बात। एसी और डीसी फर्क नहीं पड़ेगा, उसकी वोल्टेज V है। इस सर्किट में यू करंट फ्लो कर रहा है। तो अगर आपको ये बात नहीं समझ आती ना, Vp इक्वल टू माइनस बैक ईएमएफ कैसे हुई है, तो आप इसके ऊपर KVL अप्लाई करें। इसके ऊपर क्या अप्लाई करें, KVL अप्लाई करें। KVL अप्लाई करेंगे तो करंट का फ्लो तो है ना। आप अपनी लूप को, हम किधर जाते हो, जैसे क्लॉकवाइज, अब भी क्लॉकवाइज जाओ, तो आप यहाँ से चलना शुरू कर दो, ए पॉइंट से। आप यूँ जा रहे हो, इस बैटरी में आप किधर जा रहे हो, जिसके अंदर इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हो रही है, हाई से लो की तरफ। ये हम जा रहे हैं ना, हमारा पाथ ये। तो इसमें करंट किधर फ्लो कर रहा है, या आप अपनी बात कर रहे हैं, आप किधर मूव कर रहे हैं, हाई टू वर्ड्स लो जा रहे हैं। तो हाई टू वर्ड्स लो जाते हुए इस बैक ईएमएफ का साइन क्या आएगा, नेगेटिव, यूँ फ्लो कर रहे हैं। जब इस बैटरी में आएंगे, तो इस बैटरी में इस तरफ नेगेटिव है, इस तरफ पॉजिटिव है, यूँ आप आ रहे हैं, इसका साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, इक्वल टू 0। तो वोल्टेज इक्वल टू कौन सा हो जाएगी, ईएमएफ की इक्वल हो जाएगी। अब ये दोनों आपस में इक्वल आ रही हैं, तो हम इसके साथ नेगेटिव साइन क्यों लगाते हैं। नेगेटिव साइन तो लेंथेज लॉ का लग रहा है ना, कि बैक ईएमएफ अपने काज को क्या करती है, अपोज करती है। तो अगर किसी बच्चे को ये कन्फ्यूजन हो कि बुक में जो उसने लिखा हुआ है कि वीपी कौन सी है, ये प्राइमरी कॉइल को जो हम वोल्टेज दे रहे हैं वो वीपी है, और इसके अंदर जो कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो रही है उसका हम इससे डिनोट कर रहे हैं। उसने बुक में लिखा हुआ है वीपी इक्वल टू बैक ईएमएफ, यानी जो आप वोल्टेज दे रहे हैं वो बैक ईएमएफ के क्या होगी, इक्वल होगी। तो जो आप वोल्टेज दे रहे हैं वो बैक ईएमएफ के इक्वल कैसे होगी, मैथमेटिकली मैं समझा रहा हूँ आपको। केवीएल अप्लाई करके आप उसको समझ लें कि केवीएल के अकॉर्डिंग सम ऑफ वोल्टेज इन क्लोज पास 0 होगा। तो आप कहेंगे सर इसके साथ फिर माइनस क्यों लगाया हुआ, प्लस लगाना चाहिए। देखिए माइनस साइन तो यहाँ पर किस चीज़ का लगा हुआ है, लेंथेज लॉ का लगा हुआ है। लेंथेज लॉ ये कहता है कि बैक ईएमएफ ने अपने काज को क्या करना है, अपोज करना है। तो ये चंद छोटी छोटी बातें हैं जो वैसे आप लोगों ने याद रखें, लेकिन हमारे काम की इसमें जो बात थी वो ये थी। ठीक है, ये तो वैसे अगर किसी को कन्फ्यूजन हो तो उसके लिए मैंने समझा दिया ना कि इस बात को आप KVL से भी जस्टिफाई कर सकते हैं। वापस आते हैं, एडी करंट्स बेचारे उधर ही रह गए, हम फ्लक्स लिंकेज की तरफ चले गए थे। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये अक्सर बच्चों को इसमें जल्दी में गलत कर देते हैं, क्योंकि हम ये अक्सर बोलते भी हैं, और मैं क्लास में भी अक्सर ये कह देता हूँ कि जितना फ्लक्स प्राइमरी में से है वही फ्लक्स किस में जा रहा है, सेकेंडरी में जा रहा है। ये अपनी जगह बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो जो हम बात कर रहे होते हैं वो फ्लक्स फ्रॉम वन टर्न की बात कर रहे होते हैं असल में, कि जो प्राइमरी का फ्लक्स है वही सेकेंडरी में जा रहा है। हम अक्सर ये लफ्ज़ बोलते हैं, तो फ्लक्स फ्रॉम वन टर्न की बात कर रहे होते हैं। अब दोनों में आगे टर्न तो सेम नहीं है, टर्न डिफरेंट होंगे तो ट्रांसफार्मर होगा ना। देखिए अगर सपोज करें मैं एक स्पेशल ट्रांसफार्मर बनाता हूँ, एडी करंट्स बेचारे उधर ही नाराज होकर खड़े हैं। अगर हम स्पेशल ट्रांसफार्मर बनाएं, स्पेशल ट्रांसफार्मर का मतलब क्या है, जिसमें नंबर ऑफ टर्न प्राइमरी के और सेकेंडरी के बराबर हो जाए, तो क्या होगा, उसमें प्राइमरी की वोल्टेज सेकेंडरी की वोल्टेज के बराबर होगी। तब क्या कर रहे हैं आप, शुगर लगा रहे हैं ट्रांसफार्मर, सब कुछ भी नहीं कर रहे। जो प्राइमरी दे रहे हैं वही सेकेंडरी होगी। ठीक है, ये कब होगा, जब टर्न सेम हो जाएंगे। तो हमारा ट्रांसफार्मर लगाने का मतलब क्या है कि ट्रांसफॉर्मेशन करें, लो वोल्टेज को हाई बनाएं या हाई को लो बनाएं, इसलिए तो हम ट्रांसफार्मर लगाते हैं ना। खैर वापस आते हैं, अगले पेज पे चले जाते हैं, क्योंकि एडी करंट्स बेचारे अब यहाँ पर
फ्लक्स लिंकेज ने उसको डरा धमका के ख़त्म कर दिया। चलें जी, अब हम एडी करंट्स को प्यारा सा करके पढ़ लेते हैं। हम इसको ज़्यादा अच्छा पढ़ लेंगे एडी करंट्स को, ताकि ये नाराज़ ना हो जाए कि मेरी बारी थी और मेरी सीट पे आके फ्लक्स लिंकेज सर ने बिठा दी। अच्छा, मैं आपसे ये बात कर रहा था कि ये आपके पास कोर है और इस कोर के अंदर यूँ वो प्राइमरी सेकेंडरी कॉइल का चक्कर है। हम लोग अभी बोल रहे थे कि यहाँ से जो फ्लक्स चेंज होगा, जो प्राइमरी कॉइल का फ्लक्स होगा वो सेकेंडरी कॉइल की तरफ जाएगा और वो ये ब्लू वाली जो है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन यूँ जा रही है, इधर से गुजर कर, ये पता है इसको चिपका के कौन रखता है? कोर ना, कोर इसको यूँ मूव करवा रही है। ठीक है, अच्छा, कोर ने इसको मूव करवाया तो ये बेसिकली कौन सी लाइन्स है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है। देखिए, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है जब प्राइमरी कॉइल से किस में जाती है? सेकेंडरी वाइंडिंग या सेकेंडरी कॉइल में भी जाती है। सेकेंडरी कॉइल वर्ड भी यूज़ होता है, सेकेंडरी वाइंडिंग वर्ड भी यूज़ करते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये सेकेंडरी ये प्राइमरी। आप एक चीज़ नोट करें, और हमें पता है कि ये जो बी है ये फिक्स नहीं है, क्योंकि इसका जो सोर्स है वो ये बी का फार्मूला क्या होगा? इस बी का फार्मूला होगा म्यू नॉट एन इंटू आई। ये ज़रा समझ ले बात है ना। ये पता है ना, मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला होता है सोलेनोइड का। सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला बी इक्वल म्यू नॉट एन इंटू आई होता है। तो ये कॉइल सोलेनोइड ही है ना, ये कॉइल सोलेनोइड ही है। तो हमें नज़र आ रहा है कि सोलेनोइड का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, उस मैग्नेटिक फील्ड का करंट के साथ कौन सा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है। तो मुझे ये बताएं कि आप इसको कौन सा करंट दे रहे हैं? एसी करंट दे रहे हैं, तो क्या ये करंट चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा, ये करंट चेंज हो रहा है। तो करंट चेंज होने से बी भी चेंज हो रहा है, और अगर बी चेंज हो रहा है तो फ्लक्स के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। बी चेंज हो रहा है तो फ्लक्स भी क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। अब ये जो फ्लक्स में चेंज आ रही है, ये दो जगह चेंज आ रही है। इसी को समझ आ गई? ये सोलेनोइड ही है ना, आसान सी बात है। ये सोलेनोइड के मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला बी इक्वल म्यू नॉट एन इनटू आई। आई का और बी का डायरेक्ट रिलेशन, बी का फ्लक्स का डायरेक्ट रिलेशन, फाई इक्वल बी इंटू ए होता है ना। तो करंट चेंज हो रहा है, क्यों चेंज हो रहा है? एसी करंट है, उससे बी चेंज हुआ, बी से फ्लक्स चेंज हुआ। अब फ्लक्स दो जगह चेंज हो रहा है। पहली जगह कौन सी है? फ्लक्स चेंज हो रहा है सेकेंडरी कॉइल में, जो कि हम पढ़ चुके हैं। सेकेंडरी कॉइल में जो फ्लक्स की चेंज है वो तो हम इतनी देर से पढ़ रहे हैं ना। दूसरा जो फ्लक्स की चेंज आ रही है वो कोर में आ रही है। देखिए ना, मैग्नेटिक फ्लक्स किस में से गुजर कर जा रहा है? कोर में से गुजर कर जा रहा है। तो दूसरा जो फ्लक्स चेंज हो रहा है वो कोर में चेंज हो रहा है। तो जो कोर में फ्लक्स चेंज हो रहा है ना, उसके अंदर कोर के अंदर इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगी। किसके अंदर बात हो रही है? कोर के अंदर। सेकेंडरी कॉइल की बात नहीं हो रही, कोर की। कोर के अंदर इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगी, और उस इंड्यूस ईएमएफ की वजह से जो करंट फ्लो करेगा, उस कोर के अंदर जो इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होती है उसकी वजह से जो करंट फ्लो करेगा, उस करंट को हम एडी करंट बोलते हैं, या उस करंट को हम बोलते हैं लूप करंट। लूप करंट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये वाला करंट जो होगा वो लूप की फॉर्म में फ्लो करेगा, और ये करंट 3 डायमेंशन में फ्लो कर रहा होता है, यानी 3D में ये करंट होता है। 2D में इसकी डायग्राम ऐसे सही बनती इतनी, वैसे यूँ थोड़ा सा मैं बनाता हूँ क्योंकि एक एमसीक्यू भी करवाना है। ये यूँ करंट ना लूप की फॉर्म में फ्लो करता है, इसलिए इस करंट को हम किसका नाम देते हैं? यूँ लूप बना रहा होता है। और ये 3 डायमेंशन की लूप होती है। 3D को यूँ समझ रहे हो ना, यहाँ से करंट इनवर्ड जा रहा है और इधर से करंट किधर आ रहा होगा? आउटवर्ड भी आ रहा होगा। ये 3D की डायग्राम है सभी। यूँ करंट जाता है, इसलिए यूँ लूप में फ्लो करता है। अब एक एमसीक्यू आ रहा होता है जो पंजाब की बुक में खैर ये लाइन लिखी हुई है। ये ज़रा देखें कौन सा करंट है? एडी करंट है जो लूप की फॉर्म में। और ये कौन सी लाइन है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। पंजाब की बुक में लफ्ज़ लिखा हुआ है कि इसको उसने ना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बजाय इसकी लफ्ज़ उसने यूज़ किया हुआ है मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस। ये बुक की लाइन बोल रहा हूँ ना, कि उसने बोला हुआ है कि मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस और एडी करंट्स का आपस में कितने डिग्री एंगल होगा। तो आप लोगों ने याद रखना है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कह लें या बुक वाला वर्ड मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस और एडी करंट्स आपस में एक दूसरे के क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है ये वाला, कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और एडी करंट्स या मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस एंड एडी करंट्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। और ये जो एडी करंट्स की मैं बात कर रहा हूँ, ये एडी करंट जो है वो लूप की फॉर्म में होता है, और ये करंट 3 डायमेंशन में फ्लो करता है। ये कुछ यूनिवर्सिटीज में उन्होंने 2D और 3D का वर्ड यूज़ किया हुआ है, इसलिए बेहतर है कि आप भी ये वर्ड यूज़ करें कि इसमें 3 डायमेंशन का जो वर्ड यूज़ हो रहा होता है, मतलब 3D में लूप करंट फ्लो कर रहा होता है। ये तो आपको आइडिया हो गया कि ये 3 डायमेंशन करंट है। अब वो कहते हैं कि इसकी वजह से क्या होगा? एडी करंट्स का इफेक्ट क्या होता है? एडी करंट्स के इफेक्ट की बात करते हैं। देखिए, एडी करंट का इफेक्ट भी वही होता है कि इसकी वजह से भी हीट प्रोड्यूस होती है।
और हीट का फॉर्मूला हम क्या लिखेंगे, आई स्क्वायर आर इंटू टी लिख देंगे। आई के साथ मैं लिख सकता हूँ ई, ई मीन कौन सा करंट, एडी करंट, आर सी मीन कोर की रेजिस्टेंस, टी तो टाइम है ना, ई मीन एडी करंट्स, आर सी मीन कोर रेजिस्टेंस। अब आप लोगों ने एडी करंट लॉस की वजह से जो हीट प्रोड्यूस हो रही है उसको मिनिमाइज करना है। एडी करंट लॉस की वजह से जो हीट प्रोड्यूस होगी, यहाँ पर एडी करंट, यहाँ पर कोर की रेजिस्टेंस, यहाँ पर टाइम। अब को बंदा कहता है सर हम कॉपर कोर यूज़ कर लेते हैं, कहते हैं सर आप लोग कह रहे हैं ना कि एडी करंट्स की वजह से हीट प्रोड्यूस हो रही, हीट को कम करना है तो ठीक है हम कॉपर की कोर यूज़ करते हैं। देखिए अब कॉपर की कोर ज़रूर यूज़ कर लें, लेकिन मसला ये है कि अगर आप कॉपर की कोर यूज़ करेंगे तो हिस्टैरिसीस लॉस कितना ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि कॉपर जो है वो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस तो नहीं है, एक मसला। और दूसरा कॉपर का ड्रॉबैक क्या है कि कॉपर जो है वो अगर फेरोमैग्नेटिक नहीं है तो वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन को इस तरह अंदर इसके वो कन्फाइंड भी नहीं रख सकेगा, तो फ्लक्स लीकेज भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि हम अगर इस एडी करंट लॉस को मिनिमाइज करने के लिए इस रेजिस्टेंस पे फोकस करना शुरू कर दें तो वो गलत होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस अगर आप आयरन की बजाय किसको चूज़ करते हैं, कॉपर को चूज़ करेंगे, रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाएगी, यानी कोर कॉपर की बना देंगे, आर सी मीन कोर की रेजिस्टेंस, तो फिर और बड़े मसले आ जाएंगे। तो इसको हम इसमें अब हम मुतफिक हैं कि आप लोगों ने सॉफ्ट आयरन ही यूज़ करना है। सॉफ्ट आयरन की वजह से रेजिस्टेंस इतनी ज़्यादा भी नहीं होती, लेकिन कॉपर के मुकाबले में तो ज़्यादा है ही ना, लेकिन इस पर आप कंप्रोमाइज़ करेंगे रेजिस्टेंस, यानी कोर की रेजिस्टेंस को आप चेंज नहीं करेंगे, कोर तो आप सॉफ्ट आयरन की ही यूज़ करेंगे, क्योंकि सारे लॉसेस को इकट्ठा लेकर चलना है ना। तो फिर आप इसमें किस पे काम कर सकते हैं, इसमें फिर आप करंट पे काम करेंगे, एडी करंट्स को कम करेंगे। देखिए टॉपिक का नाम ही क्या है, मैं तो थोड़ा ज़्यादा डिटेल में जा रहा हूँ, अदरवाइज एडी करंट्स है तो किसको कम करना है, एडी करंट्स को कम करना है। और एडी करंट का इफेक्ट क्या होता है, कोर को हीट अप करते हैं, और कोर को हीट अप करने का फार्मूला मैंने लिख दी है, इसमें किस चीज़ की कितनी रेजिस्टेंस यूज़ हो रही है वो भी बात हो रही है कि कोर की रेजिस्टेंस को ये कम करेंगे। अच्छा अब हम आते हैं इसको मिनिमाइज़ कैसे करेंगे। मिनिमाइज़ मैं लिख देता हूँ पहले बातें, तो उसके बाद हम इस मैं आपको थोड़ा समझा भी देता हूँ। इसके बारे में अब लिख लें कि एडी करंट्स, एडी जो करंट्स हैं रिड्यूस लैमिनेटेड कोर्स विद, कुछ बुक्स में उन्होंने लैमिनेटेड कोर विद इंसुलेटिंग शीट्स भी लिखा हुआ है, कुछ बुक्स में इंसुलेटिंग लिक्विड भी लिखा हुआ है। एक ही बात है, इंसुलेटिंग शीट कह लें या इंसुलेटिंग लिक्विड कह लें, इन बिटवीन, इस बात को ज़रा समझें। बल्कि इसके नीचे एक और लाइन भी लिख लेना, इससे होगा क्या, लेमिनेटेड कोर यूज़ करने से एक लाइन और लिख लें, मैं फिर एक ही दफ़ा समझाता हूँ। इफेक्टिव पाथ ऑफ एडी करंट, आपकी वजह से हिम्मत है जो मेरी राइटिंग पढ़ लेते हैं। इफेक्टिव पाथ ऑफ एडी करंट्स डिक्रीजेस सो एनर्जी लॉस डिक्रीज। ये एक दो लफ्ज़ नए थे, मैंने इसलिए ये पूरी लाइन लिखवाई है, क्योंकि हमारी बुक में ये लफ्ज़ लिखे हैं। मैंने बोला कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस टॉपिक में ये करेंगे कि हम एडी करंट्स को रिड्यूस करने के लिए लेमिनेटेड कोर यूज़ करेंगे। कौन सी कोर यूज़ करेंगे, लेमिनेटेड कोर यूज़ करेंगे विद इंसुलेटिंग शीट्स आर लिक्विड इन बिटवीन। इस बात को अब यूँ समझें, जो सबसे अच्छा तरीका है समझने का। देखिए कोर आपकी पहले यूँ सॉलिड कोर थी ना, यूँ समझिए, ये इस तरह समझें कि आपकी ये सॉलिड कोर है, ठीक है ना, प्योर सॉलिड कोर है। अब आप लोगों ने क्या किया है कि इसको लेमिनेटेड कोर में कन्वर्ट किया, यानी सॉलिड कोर थी, आप लोगों ने इसको लेमिनेटेड कोर में कन्वर्ट किया। तो लेमिनेटेड कोर का मतलब क्या होता है, इसकी यूँ शीट्स बना दी, इसमें पेजेस नहीं, ये पेज है, ये पेज है, ये टू डिफरेंट पेजेस हैं ना, और इन पेजेस के दरमियान में आप लोग क्या रखते हैं, कोई इंसुलेटिंग मटेरियल रखते हैं या ज़्यादातर लिक्विड रखा जाता है। तो इस चीज़ को वो बोलता है कि आप लोगों ने लेमिनेटेड कोर यूज़ की है। बिल्कुल ये बुक उसकी परफेक्ट एग्जांपल है लेमिनेटेड कोर की, जो कोर को उसने किस में डिवाइड किया है, शीट्स में डिवाइड कर दिया है, और उसके दरमियान में उसने क्या रख दिया है, कोई इंसुलेटिंग मटेरियल रख दी है। इस चीज़ को वो बोल रहा है कि उसने लेमिनेटेड कोर यूज़ की है। अब ये जो वर्ड आप लोग मेरे ख्याल है बायो में पढ़ते होंगे, मैं भी लिख सकता हूँ, ये जो लेमिना वर्ड है ना, लेमिना वर्ड आप बायो में पढ़ते होंगे। लेमिना वर्ड बेसिकली यूज होता है टू डायमेंशन चीज़ के लिए। अगर यहाँ प्लेट है तो टू डायमेंशन प्लेट कर देंगे, तो हम बेसिकली ये करेंगे, मैं लिखे ना कि एडी कैन रिड्यूस बाय यूजिंग लेमिनेटेड कोर।
तो लेमिनेटेड कोर को कुछ लोग इस सेंस में लेते हैं कि आप लोगों ने उस कोर जो 3D में कोर थी ना, पहले कोर ही 3D में थी, कोर 3D में क्यों थी? कोर को मैं बोल रहा हूँ कोर 3D में क्यों थी कि कोर पूरी की पूरी वो सॉलिड थी ना। सॉलिड का मतलब समझिएगा ज़रा ध्यान से, सॉलिड मतलब वो पूरा यूं ब्लॉक था, तो 3D में कोर थी। इसलिए मैंने बोला है कि एडी करंट में 3D में फ्लो कर रहे थे, यूं एडी करंट चल रहे थे बड़े लूप के अंदर। अब आप लोगों ने किया कि उसको लेमिना बना दिए। लेमिना बना देने का मतलब क्या है? 2 डायमेंशन में आप लोगों ने इसकी प्लेट्स बना दी। तो पेजेस जो है वो 2 डायमेंशन में ही होते हैं ना। पेज जो होता है वो 3D में तो नहीं होता, पेज ये वाला पेज किस में होता है? 2D में होता है, इसकी थिकनेस तो नेग्लिजिबल होती है। तो आप लोगों ने उसके लेमिना बना दिए। लेमिना मीन उसकी 2 डायमेंशन की प्लेट्स बना दी। तो उससे क्या हुआ? और दरमियान में इंसुलेटिंग मटेरियल लग सी है। अब जो दरमियान में जब इंसुलेटिंग मटेरियल लग सी है तो एक लेमिना का एडी करंट दूसरी लेमिना की तरफ नहीं जा सकता। एक लेमिना का एडी करंट दूसरी लेमिना की तरफ नहीं जा सकता। तो क्या मैंने लिखा है? इफेक्टिव पाथ ऑफ एडी करंट्स डिक्रीज। इससे क्या होगा? लेमिना बनने से, 2 डायमेंशन की वो प्लेट्स बनने से एक प्लेट का करंट दूसरी प्लेट की तरफ नहीं जा सकता, क्योंकि दरमियान में इंसुलेटिंग लिक्विड पड़ा हुआ है या कोई इंसुलेटिंग शीट है। तो जिससे इफेक्टिव पाथ ऑफ एडी करंट डिक्रीज हो जाएगा। इफेक्टिव पाथ ऑफ एडी करंट डिक्रीज होने का मतलब है कि आप एडी करंट्स को 3D से किस में ले आएंगे? 2 डायमेंशन में ले आएंगे। तो अब एडी करंट्स पूरी कोर में 3D में नहीं फ्लो करेंगे, अब एडी करंट्स किस में फ्लो करेंगे? 2D में फ्लो करेंगे। तो ये एक जगह मैंने एमसीक्यू पढ़ रहा था, उसने ये लिखा हुआ था कि आप लोग जब जो है वो लेमिनेटेड कोर यूज़ करते हैं तो उससे करंट 3D में रहता है या 2D में चला जाता है। इस तरह के डिफरेंट ऑप्शन उसने बनाए हुए थे। तो आप लोगों ने याद रखना उससे ये होगा कि इफेक्टिव पाथ ऑफ एडी करंट डिक्रीज, असल में वर्ड ये है। तो इफेक्टिव पाथ ऑफ एडी करंट डिक्रीज को अगर हम वर्ड चेंज करके बात करें तो हम ये कहते हैं करंट 3D से 2D में आ जाएंगे। 3D समझ आ गया ना? क्योंकि शुरू में जो कोर थी वो सॉलिड कोर थी जो 3D में थी, तो करंट यूं 3D में घूम रहे थे। अब जो पाथ उनको अवेलेबल है वो है ही 2D, क्योंकि वो लेमिना प्लेट है एक 2 डायमेंशन की। तो इफेक्टिव पाथ डिक्रीज होने से, जब हम बोल रहे हैं कि इफेक्टिव पाथ डिक्रीज हो रहा है, वो करंट 2 डायमेंशन में आ गया, तो यहाँ पर आई कम हो गया। इन अदर वर्ड्स 3D से जब 2D में करंट आया ना, 3D से जब वो 2D में आया है तो करंट ओवरऑल कम हो गया। करंट कम हो जाने से जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो भी पहले से कम हो जाएगी। तो इसने ये लिखा है, सो एनर्जी लॉस रिड्यूस। करंट जब कम हो गया है, उसका इफेक्टिव पासवर्ड भी याद रखना, कम हो गया, तो करंट भी इस केस में क्या हो जाएगा? रिड्यूस हम बोलते हैं, हो जाएगा। और इस तरह एडी करंट लॉस भी पहले से आपका मिनिमम हो जाएगा। एक छोटी सी बात बस रिवीजन में करवाता हूँ। देखिए अब हम बात करते हैं जो ट्रांसफार्मर के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आएंगे, यानी इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स अगर आएंगे तो उनको आप लोगों ने किस तरह सॉल्व करना है। दोबारा लिख सकता हूँ, वैसे कल भी मैंने ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम वाली बात लिखी थी। अब ये वाली इक्वेशन याद रखें। ट्रांसफार्मर में जो वोल्टेज है उसका नंबर ऑफ टर्न्स के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, और नंबर ऑफ टर्न्स का करंट के साथ जो है वो इन्वर्स रिलेशन है। अगर इसको मैं इक्वेशन की फॉर्म में लिखूँ तो Vp ओवर Vs इक्वल टू डायरेक्ट रिलेशन Np ओवर Ns, और करंट का तो इन्वर्स रिलेशन है, तो ऊपर मुझे क्या लिखना पड़ेगा? Is ओवर Ip करना पड़ेगा। लेकिन इधर जाकर रिलेशन इन्वर्स हो गया। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपके इसके आएंगे। इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्या आएंगे? कोई से दो को लिंक करेगा ना, या इन दो को लिंक कर सकता है। क्या क्वेश्चन होगा? आपको टर्न रेशियो गिवन होगी, आपसे वोल्टेज की रेशियो पूछ लेगा, या इन दो को लिंक कर लेगा। आपको टर्न रेशियो गिवन होगी, करंट की रेशियो पूछेगा, तो जो टर्न की रेशियो होगी वो भी वोल्टेज की रेशियो होगी। लेकिन जो टर्न की रेशियो होगी वो करंट की रेशियो नहीं होगी, क्योंकि करंट इसके किस में लिखा हुआ है? रेसिप्रोकल में लिखा हुआ है। तो आप लोगों को अगर टर्न की रेशियो गिवन है और आपसे करंट की रेशियो पूछता है, तो वो फिर आप लोगों ने इसको क्या लेकर बताने हैं? रेसिप्रोकल लेंगे, तब आपकी टर्न रेशियो किस में कन्वर्ट होगी? करंट की रेशियो में कन्वर्ट होगी। सेम केस इन दोनों के भी आपस में क्वेश्चन ला सकते हैं। इनकी भी जो रेशियो गिवन होगी इसकी रेशियो की इक्वल नहीं होगी, बल्कि आपको उस रेशियो का रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। वो तो आपको नज़र आ रहा है, रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। क्या ये हो सकता है कि इसका क्वेश्चन आ जाए और ये 1 2 3 4 चीज़ें हैं, कोई सी 3 गिवन हो तो फोर्स 1 आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इनका क्वेश्चन आ जाए 3 गिवन हो, फोर्स 1 कैलकुलेट करें। इनका क्वेश्चन आ जाए 3 गिवन हो, फोर्स 1 कैलकुलेट करें। तो इस टाइप के इसके क्वेश्चन आ सकते हैं। बाकी मैंने कल आपको बताया था कि एफिशिएंसी के क्वेश्चन आते हैं, उसमें पावर आउटपुट ओवर पावर इनपुट, हमारे क्वेश्चन परसेंटेज एफिशिएंसी की होते हैं, इसलिए मैं साथ में 100% लिख सकता हूँ। और पावर आउटपुट का आपको फॉर्मूला बताया था IS/BS, और पावर इनपुट आपको बताया IP/VP, और मल्टीप्लाई बाय हो जाएगा 100%। तो ये बस चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है कि आपके अगर
एफिशिएंसी के क्वेश्चन आ जाए तो उनको आप इस मेथड सॉल्व कर सकते हैं। एक आधा मैं क्वेश्चन आपको करवा भी देता हूँ। वैसे इसके न्यूमेरिकल बहुत आसान होते हैं, आपको कोई ऐसा इशू इतना बनता नहीं होता। हम एक आधा न्यूमेरिकल वैसे कर भी लेते हैं, अगर थोड़ा आइडिया भी हो जाए कि किस टाइप के इसके क्वेश्चन आएंगे। वैसे इसकी थ्योरी ऑलरेडी इतनी बड़ी है, थ्योरी में से क्वेश्चन काफ़ी सारे बन जाते हैं, न्यूमेरिकल इसी के बनते हैं। एक आधा कर लेते हैं क्वेश्चन ताकि आपको आइडिया हो जाए। सुने ध्यान से, लिखा हुआ इन ये मैंने लास्ट टाइम भी करवाए थे। इन स्टेप अप ट्रांसफार्मर, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, उसमें गिवन है क्या, द टर्न रेशियो ऑफ प्राइमरी टू सेकेंडरी इज 1:6। और कह रहे हैं ए ड्राई सेल ऑफ EMF 6 volt is connected across primary the voltage developed across secondary would be ये इसका क्वेश्चन। देखिए इसमें आपको गिवन है कि द टर्न रेशियो ऑफ प्राइमरी टू सेकेंडरी, ये ऑर्डर बड़ा मैटर करता है। तो प्राइमरी टू सेकेंडरी कितनी गिवन है, 1:6 गिवन है। वैसे आपको यहाँ से आइडिया हो चुका होगा, प्राइमरी टू सेकेंडरी अगर गिवन है तो प्राइमरी में टर्न कम है, सेकेंडरी में टर्न ज़्यादा है। समटाइम ये भी होता है, ये चीज़ देखकर पूछता है बताएं ट्रांसफार्मर कौन सा है। तो ये तो मैं समझ आ गया, ये कौन सा ट्रांसफार्मर है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। वो टर्न रेशियो तो पता चल जाता है ना, क्योंकि प्राइमरी टू सेकेंडरी है, सेकेंडरी के टर्न ज़्यादा है, प्राइमरी के कम है, तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। और EMF या वोल्टेज आपको जो गिवन है वो 6 वोल्ट गिवन है, EMF 6 वोल्ट गिवन है। और VS इसमें पूछ रहे हैं। अब अक्सर बच्चे इसमें गलती ये करते हैं कि वो डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा लेते हैं, NP/NS VP/VS। देखिए इसमें NP/NS तो है ना 1:6, और आपको VP क्वेश्चन में कितना गिवन है 6, तो यहाँ से VS फार्मूला से तो कैलकुलेट हो जाएगा। लेकिन ये आपको पता है वो जितने भी फार्मूलाज हैं, ये फार्मूले किसके लिए, AC करंट के लिए वैलिड है ना। अब क्वेश्चन मैं उस क्वेश्चन को तो नहीं पता ना कि आप लोग फार्मूले में AC लगा हुआ है, DC लगा हुआ है। अब अगर इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे तो फार्मूले को तो नहीं पता कि वो AC के लिए आप सॉल्व कर रहे हैं, DC के लिए ना। फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे, VS का आंसर निकल आएगा, क्योंकि फार्मूले को तो ये लगेगा आपको जो VP गिवन है वो AC है। तो आप लोगों ने सबसे पहले ये कंफर्म करना है कि क्वेश्चन में जो VP गिवन है वो कौन सी है। इसमें मैंने आपको शुरू में बताया था कि यहाँ पर वर्ड यूज हो रहा है ड्राई सेल। ड्राई सेल वर्ड यूज हो जाए तो ड्राई सेल जितने भी होते हैं वो सारे क्या होते हैं, DC होते हैं ना। ड्राई सेल जितने भी होते हैं वो कौन से होते हैं, DC होते हैं। और मैंने आपको क्या बताया था कि अगर इनपुट DC हो, आपको याद होगा मैंने बिल्कुल शुरू में बात की थी, अगर ट्रांसफार्मर की इनपुट DC हो तो फिर इसकी आउटपुट जो होगी वो DC नहीं होगी, बल्कि हम आउटपुट को 0 कहेंगे, आउटपुट होगी नहीं। क्योंकि ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल म्यूचुअल इंडक्शन है, या म्यूचुअल इंडक्शन ही नहीं होगी। म्यूचुअल इंडक्शन कब होगी, जब करंट के अंदर चेंजेस आएंगी। DC तो कांस्टेंट होता है। इस केस के अंदर अगर आपसे VS की बात करेगा तो VS 0 होगा, मतलब हम फार्मूला अप्लाई नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट लिख देंगे VS 0 है, क्योंकि उसकी इनपुट जो है वो DC है। समटाइम यही सेम क्वेश्चन आता है, और उसने क्वेश्चन जब बनाया होता है तो उसने वर्डिंग में नहीं क्वेश्चन लिखा होता, उसने इसकी डायग्राम बनाई होती है ना। तो आप लोग डायग्राम का अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो उसमें भी इस चीज़ का ख्याल रख सकते हैं कि अगर डायग्राम बनी हुई आ जाए और डायग्राम में जो इनपुट है उस इनपुट के ऊपर आपके पास जो वो जो सेल वगैरह है वो यूँ लगा हो ना ट्रांसफार्मर में। मैं इधर डायग्राम बना देता हूँ, कहाँ बनाऊँ, इधर ही थोड़ी सी चिपका देता हूँ। देखें यूँ डायग्राम बनी होगी, बाकी सारा डेटा गिवन होगा, यूँ डायग्राम बनी होगी, आगे से टर्न शर्न हर चीज़ लिखी होगी। तो अब ज़रा यहाँ से भी देख लें कि अगर इस जगह पर कौन सोर्स लगा है, DC सोर्स लगा हुआ है, तो फिर भी इस केस में ये वाला कंसेप्ट अप्लाई होगा कि इस केस में आउटपुट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो समटाइम क्वेश्चन में डायग्राम के अंदर उसने DC सोर्स लगाया होता है, और समटाइम वर्डिंग में DC सोर्स मेंशन कर देता है। लेकिन ये ना समझे हमेशा DC सोर्स की क्वेश्चन आएगा, DC सोर्स का क्वेश्चन आएगा, ये तो आपकी लक है ना कि आप डायरेक्ट आंसर 0 लिख सकेंगे, आपको सॉल्व भी नहीं करना पड़ेगा।
हाँ, अगर इसी का क्वेश्चन यही आ जाता तो आपको सामने फार्मूला है, उसमें वैल्यूज पुट करके आप वी एस को कैलकुलेट कर सकते थे। एक आधा और क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें आप देख लें, सपोज करें आपको कोई ट्रांसफार्मर गिवन है, उसमें एन पी जो है वो आपको 100 गिवन है प्राइमरी कॉइल के टर्न्स, और एन एस जो है वो सपोज करें 200 गिवन है। प्राइमरी कॉइल के टर्न्स 100, सेकेंडरी कॉइल के टर्न 200 गिवन है, और जो इनपुट डाटा है ना, इनपुट आपको यूँ लिखा हुआ है 220 वोल्ट और 10 एम्पियर, और क्वेश्चन उसका ये है कि आउटपुट बताएं। आउटपुट का मतलब क्या होगा, ये क्या चीज़ लिखी हुई, इस तरह का लिखी हुई, तो ये प्राइमरी करंट, सॉरी ये वीपी, और ये क्या गिवन है, आईपी गिवन है। तो आपसे आउटपुट पूछ लिया, मतलब वीएस और वीपी बताएं। आप फार्मूला से कर लीजिएगा, फार्मूले आपको आते हैं ना, आप ये वाला फार्मूला लिखोगे ना कि एन पी ओवर एन एस इज इक्वल क्या हो जाएगा, वी पी ओवर वी एस हो जाएगा। तो निकल आएगा आपके पास एन पी भी है, एन एस भी है, आपके पास वी पी भी है, तो आप क्या निकालेंगे, वी एस। ये खुद कर लेना, यहाँ से वी एस निकालोगे तो इसका आंसर आपका 440 बनेगा, मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ। उसके बाद आप लोग दोबारा मर्जी है वोल्टेज के लिए फार्मूला लगाओ या करंट से लगा लो, एन पी ओवर एन एस इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, ध्यान से लिखना है, आई एस ओवर आई पी करोगे, आई एस ऊपर आएगा, देखिए एन पी भी है, एन एस भी है, आई पी भी है, तो यहाँ से किसकी वैल्यू आ जाएगी, आई एस की वैल्यू आ जाएगी, और आई एस यहाँ से कितने एम्पेयर बन जाएगा, 5 एम्पेयर हो जाएगा। तो इस तरह, मतलब वैसे मैंने क्वेश्चन करवा दिए ताकि आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए। तो इस टाइप के भी आपके अगर क्वेश्चन आ जाए तो उनको भी आप अटैम्प्ट कर सकते हैं, आसान बात है बहुत, ये इसकी प्रैक्टिस के क्वेश्चन भी हैं जो आते हैं। एक आधा और क्वेश्चन लिख लें, उस क्वेश्चन बस एक छोटी चीज़ मैंने आपको सिखानी थी, वो लिख लें अपने पास। क्वेश्चन लिखें कि दी टर्न रेशियो of transformer is 10:1. The turn ratio of transformer is 10:1 if the current of 10 ampere is passed through its primary if the current of 10 ampere is passed through its primary coil at 440 volts, ठीक है, ये इतने पे उसमें पास का है 440 volts, the value of voltage, the value of voltage in secondary coil, assuming that transformer is ideal one। देखिए, ये जो आखिरी लाइन लिखी हुई है ना, ये ना भी लिखी हो ना, मतलब आखिरी लाइन ना भी लिखी हो, assuming that the transformer is ideal one, तो फिर भी हम आइडियल मान लेंगे। जिस तरह इस पिछले सवाल में आइडियल लिखा तो नहीं हुआ था, लेकिन हम लोगों ने करंट को उसके इक्वल लिख लिया ना। करंट पता है जब किसी की इक्वल भी लिखते हैं तो आइडियल केस बनता है ना, तो अगर सवाल में ना भी मेंशन हो तो हम ट्रांसफार्मर को आइडियल ही मान लेते हैं, आइडियल ये फार्मूले यूज़ कर लेते हैं। ऐसे कल मैंने बताया था कि करंट वाला फार्मूला आइडियल के लिए होता है, और वोल्टेज और करंट का फार्मूला रियल और आइडियल दोनों के लिए होता है। तो वो आइडियल कहे या ना कि हम लोगों ने आइडियल मान लिया। अच्छा, आगे चलते हैं। मैंने इसमें जो चीज़ समझानी थी वो ये समझानी थी। क्वेश्चन ये लिखा हुआ है कि द टर्न रेशो ऑफ द ट्रांसफार्मर इज 10:1, यानी आपको सवाल में सिर्फ लफ्ज़ लिखा हुआ है कि टर्न रेशो जो है वो कितनी है, 10:1 गिवन। देखिए ना, अगर तो ये लिखा होता ना ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, यहाँ लिखा होता है ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, फिर तो बड़ी आसानी थी। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में अगर ये लिखा होता ना 10:1 है, और इवेंचुअल स्टेप डाउन में भी अब 10:1 ही लिखिए, और आपसे कोई बंदा पूछता बताइए क्या लिखा है, आपको पता है स्टेप अप में अगर ये लिखा होता स्टेप अप की टर्न रेशो, उसने बताया ही नहीं है कि स्टेप अप है या स्टेप डाउन, उसने खाली बोला टर्न रेशो।
अगर ये टर्न रेशियो स्टेप अप ट्रांसफार्मर की होती तो 10:1, तो फिर मैं इसको क्या लिखता, मैं इसको लिखता ये NS/NP है, NS/NP है, मतलब 10:1 है। क्यों ऐसा है? क्योंकि स्टेप अप ट्रांसफार्मर में आप सबको याद है कि नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी के ज़्यादा होते हैं दैन नंबर ऑफ टर्न ऑफ प्राइमरी से, तो ये NS/NP 10:1 होना था। हाँ, ये हो सकता है अगर कोई बंदा इसको यूँ भी लिखता तो वो भी ठीक ही कह रहा था अपनी जगह पर, वो उसको NP/NS लिख देता तो 1/10 हो जाता, इसमें कोई गलती नहीं, एक ही बात है ना, इसका रेसिप्रोकल लेके लिख दिए, ये दोनों चीज़ें ठीक है। अगर वो कह देता ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, अगर सवाल में लिखा होता है कि जो टर्न रेशियो आपको गिवन है ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, तो फिर क्या ठीक होता, फिर ये NP/NS ठीक होना था, क्योंकि फिर प्राइमरी में टर्न ज़्यादा होने थे ना, स्टेप डाउन में प्राइमरी में टर्न ज़्यादा है, तो फिर 10 प्राइमरी के होने थे और सेकेंडरी के 1 होना था। या इसका दूसरा तरीका, इसको NS/NP अगर लिख से तो फिर इसको हम क्या कर देते, 1:10 भी लिख सकते थे, ये एक ही बात है। लेकिन ये जो आपका सवाल है उसमें तो मेंशन ही नहीं है कि ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। स्टेप अप मेंशन हो, स्टेप डाउन मेंशन हो, समझा दिया मैंने, क्योंकि स्टेप डाउन में नंबर ऑफ टर्न प्राइमरी में ज़्यादा रखने होते हैं, नंबर ऑफ टर्न ऑफ किस सेकेंडरी से, आपको बात समझ आ गई। टर्न रेशियो लिखा होगा तो फिर क्या करेंगे, वो स्टेप अप ही उसको लेंगे। अगर किसी ट्रांसफार्मर की टर्न रेशियो गिवन हो और क्वेश्चन में ये ना मेंशन हो वो कौन सा ट्रांसफार्मर है, तो वो स्टेप अप ही हमेशा लेना होता है। आप लोगों ने ये अपने पास लाइन लिख लें। इसका मतलब ये हो कि ये जो आपको क्वेश्चन में NS/NP बनेगा ये कितना हो जाएगा, 10:1 तो ये हो जाएगा। और इस क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, इस क्वेश्चन में और आपको गिवन है करंट ऑफ 10 एम्पेयर पास थ्रू द प्राइमरी कॉइल, IP भी गिवन है। IP कितना आ रहा है, 10 एम्पेयर प्राइमरी कॉइल में से पास कर रहे हैं, और आपसे पूछ रहे हैं सेकेंडरी कॉइल की आप लोगों ने क्या बतानी है, वोल्टेज बतानी है। ये अब खुद आप बता लोगे ना, तो सेकेंडरी कॉइल की जब आप यहाँ से वोल्टेज बनाओगे, देखिए अब मसला ये है कि इस क्वेश्चन में आपको दो चीज़ें गिवन है, एक टर्न रेशियो गिवन है पास थ्रू द कॉइल एंड प्राइमरी कॉइल एंड 440 वोल्ट्स, VP भी गिवन है, इसके साथ VP भी लिख दें, VP गिवन है 440 वोल्ट्स। अब वो पूछ रहे हैं क्वेश्चन में आपसे, उसने तो एक चीज़ पूछी है ना, आपसे ये भी पूछ सकता है कि VS बताएं या आपसे कहते हैं IP बताएं, तो आप दोनों बता सकते हैं, VS भी बता सकते हैं, VP भी बता सकते हैं। VS तो मैंने कैलकुलेट किया है, वो बनता है 4400 वोल्ट्स। अब यहाँ से इसका IP तो सॉरी कि मैंने IS भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ये हो जाएगा, ये VS फार्मूले से कैलकुलेट हो जाएगा। IP गिवन है तो आप लोग IP को यूज़ करके क्या बना लेंगे, यहाँ से IS भी कैलकुलेट कर लीजिएगा क्या IS का आंसर क्या आता है। तो ये बच्चों चंद बातें जो थी वो ट्रांसफार्मर के बारे में आप लोगों के लिए थी। तो अब बच्चों हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 16 या चैप्टर नंबर 15 जो KPK की बुक्स है, उस चैप्टर का नाम ही अल्टरनेटिंग करंट है। अल्टरनेटिंग करंट के बारे में चैप्टर है। इसमें सबसे पहले तो हम बच्चों बात करते हैं कि डायरेक्ट करंट को, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ ना। DC मीन डायरेक्ट करंट। मैं अक्सर कहता होता हूँ DC जो होता है ना वो यूनी डायरेक्शनल करंट होता है। DC जो होता है वो यूनी डायरेक्शनल करंट होता है, मतलब इस करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं होती। दूसरे लफ्ज़ में हम ये भी कह सकते हैं यूनी डायरेक्शन का मतलब ये है ये फ्लोज ओनली इन वन डायरेक्शन, ये एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है। यूनी डायरेक्शन का मतलब ये होता है कि इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती। अब मुझे ज़रा ये बताइएगा, मैं डिफरेंट ग्राफ्स बनाता हूँ, इनमें से DC का ग्राफ किसका है, कुछ मैं ग्राफ्स आपके सामने बना देता हूँ। चलिए इतने बड़े, ये करंट वर्सेस टाइम, करंट वर्सेस टाइम। अच्छा मैं कुछ ग्राफ्स बनाता हूँ, आप लोगों ने इसमें बताना है कि DC के ग्राफ कौन से। सपोज करें कि ये वाला ग्राफ बना, ठीक है, इसमें एक ये वाला ग्राफ बना, तो पूछ रहे हैं इनमें DC करंट कौन सा। आप यूँ याद रख लेना ग्राफ से, अगर आप समझना चाह रहे हैं कि ऐसा करंट जिसमें एक जैसे हाफ हो, या सारे प्लस प्लस हों या सारे माइनस माइनस हों। तो प्लस और माइनस अगर दोनों होंगे तो इसका मतलब डायरेक्शन चेंज हो रही है, अगर सारे प्लस हैं या सारे माइनस हैं तो इसका मतलब है डायरेक्शन सेम है, तो ये सारे DC हैं।
ये भी डीसी करंट है, ये भी डीसी करंट है, ये भी डीसी करंट है। इस डीसी को हम एक स्पेशल नेम देते हैं। वैसे इस डीसी का एक और नाम भी होता है, इसको स्टेडी स्टेट डीसी भी कहते हैं। तो स्टेडी स्टेट डीसी का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा डीसी होता है जिसकी जो मैग्नीट्यूड होती है ना, मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट होती है। डायरेक्शन तो देखें सबकी कांस्टेंट ही होती है, डायरेक्शन तो किसी भी डीसी की चेंज नहीं होती। स्टेडी स्टेट डीसी की मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट होगी और दूसरा डायरेक्शन तो वैसे सारों की कांस्टेंट होती है ना, डीसी अगर है तो डायरेक्शन भी कांस्टेंट होगी। तो ऐसा डीसी जिसकी दोनों चीज़ें कांस्टेंट होगी इसको हम स्टेडी स्टेट डीसी कहेंगे। ये वाला डीसी बात कर लें या ये वाले डीसी की बात करें तो इनको हम, ये जो आपको ऊपर वाला डीसी है ना या नीचे वाला डीसी है, इन दोनों डीसी को हम बोलते हैं पल्सेटिंग डीसी। ये वाला और ये वाला 1 2 इसकी तरफ, ये पल्सेटिंग डीसी है। इनमें डायरेक्शन ही चेंज हो रही। ये ना समझे कि ये करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही, करंट की मैग्नीट्यूड चेंज हो रही। और इसमें आप ये ना देखें कि उसमें पॉजिटिव हाफ है, इसमें नेगेटिव हाफ है, तो एक जैसे हाफ होने चाहिए ना। या सारे पॉजिटिव हो तब भी डीसी है, या सारे नेगेटिव हो तब भी डीसी है ना। तो पल्सेटिंग डीसी का मतलब ये होगा इसमें मैग्नीट्यूड जो होती है वो वेरिएबल होती है, इसमें मैग्नीट्यूड वेरिएबल होती है और जो डायरेक्शन होती है वो फिर कांस्टेंट ही होती है, मतलब डायरेक्शन चेंज नहीं होती। बाकी जो पल्सेटिंग डीसी होते हैं उनकी फ्रिक्वेंसी की अगर बात करें तो वो भी ज़ीरो नहीं होती, लेकिन जो स्टेडी स्टेट डीसी होता है उसकी फ्रिक्वेंसी इक्वल टू ज़ीरो होती है। स्टेडी स्टेट डीसी की फ्रिक्वेंसी ज़ीरो होती है, जो पल्सेटिंग डीसी होते हैं उनकी फ्रिक्वेंसी ज़ीरो नहीं होती। अगर आपका कभी एमसीक्यू आ जाए कि क्या डीसी की मैग्नीट्यूड चेंज होती है, तो हम ये बोलेंगे मे आर मे नॉट, कि डीसी की मैग्नीट्यूड चेंज हो भी सकती है और डीसी की मैग्नीट्यूड चेंज नहीं भी हो सकती। ये डीसी एक ऐसा है जिसकी मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। ये जो डीसी हम देख रहे हैं, ये वाले जो दोनों डीसी हैं, इनकी मैग्नीट्यूड वेरिएबल है। तो डीसी की कन्फर्मेशन क्या है फिर कि ये डायरेक्शन चेंज नहीं करता। या ग्राफ से देखेंगे तो इसमें कोई एक जैसे हाफ होंगे, या सारे पॉजिटिव हाफ होंगे, या इसमें सारे नेगेटिव हाफ होंगे, यानी एक जैसा ग्राफ चलेगा, या नेगेटिव साइड पे ग्राफ रहेगा या पॉजिटिव साइड पे रहेगा। तो ये सारा डीसी होगा। डीसी में बता दिया कि इसमें स्टेडी स्टेट डीसी की फ्रिक्वेंसी ज़ीरो होती है और जो पल्सेटिंग डीसी होता है उसकी फ्रिक्वेंसी ज़ीरो नहीं होती। इसके अगर हम सिंबल ऑफ सोर्स की बात करें, सिंबल ऑफ सोर्स, ये तो हम बना बना के थक गए आप भी। इसके सोर्स की सिंबल ये होती है प्लस माइनस। इसमें हम ऐसे डायरेक्शन ऑफ करंट शो भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कन्वेंशनल करंट पॉजिटिव से टवर्ड्स नेगेटिव होता है। तो इसके सिंबल ऑफ सोर्स होती है पॉजिटिव मीन हाई पोटेंशियल और नेगेटिव का मतलब यहाँ पर लो पोटेंशियल होगा। अल्टरनेटिंग करंट की बात करें, हमारा वैसे चैप्टर अल्टरनेटिंग करंट के बारे में। अल्टरनेटिंग करंट की अगर हम बात करें तो इसके बारे में कह रहे थे, इसकी जो डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन चेंज कॉन्टीन्यूसली। थोड़ा सा मैं कंसेप्ट शुरू में डिटेल से पढ़ाता हूँ, फिर बुक के ऊपर आ जाएंगे। अल्टरनेटिंग करंट जो होता है उसकी डायरेक्शन कॉन्टीन्यूसली चेंज करता है, ऐसे करंट को हम एसी करंट कहते हैं। मैग्नीट्यूड के बारे में आप नोट कर रहे होंगे, मैंने खुद ही नहीं लिखा, वो भी बाद में समझाता हूँ बात। ये कौन सा करंट है? एसी करंट है। इसमें प्लस माइनस आ रहे हैं, इसका मतलब इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। प्लस माइनस दोनों आने का मतलब होता है डायरेक्शन चेंज हो रही है। एक और एसी बनाता हूँ, सपोज करें ये करंट वर्सेस टाइम ग्राफ, ये ग्राफ ये भी तो एसी होगा ना वैसे, क्या ख्याल है? ये भी एसी है क्योंकि इसमें प्लस के बाद माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस एंड सो ऑन। ये भी एसी है। तो ये जो ग्राफ अभी मैंने कुछ ड्रॉ किया, चले एक आधा और बना देते हैं। उसके 3 बनाए थे, ये कहेगा मेरे 3 क्यों नहीं बनाए, मेरा चैप्टर है, मेरे भी 3 बनाए। अच्छा उसके भी 3 क्यों कर देते हैं, नाराजगी ने इनकी बन गई थी आपस में। अच्छा करंट वर्सेस टाइम हम ग्राफ बना रहे हैं एसी के, कोई बना लो, इस तरह का बना लो। ये भी एसी, ये सारे जो मैंने ग्राफ्स बनाए हैं
ये सारे ग्राफ एसी के हैं, ये ग्राफ भी एसी, ये ग्राफ भी एसी। ये एसी नहीं है, इसमें एक जैसे हैं। ये भी एसी नहीं, इसमें एक जैसे हैं। ये एसी एसी। अब इसमें डायरेक्शन के बारे में मैंने बोला था कॉन्टीन्यूसली चेंज होगी। मैग्नीट्यूड के बारे में मैंने नहीं कहा था कि मैग्नीट्यूड चेंज होगी या नहीं होगी। वो क्यों नहीं कहा था वो ज़रा देखें। देखिए इसमें दोनों चीज़ें चेंज हो रही हैं। ये मैग्नीट्यूड होती है, मैग्नीट्यूड ज़्यादा हो रही, कम हो रही, यहाँ पर डायरेक्शन चेंज हो रही है। इसमें मैग्नीट्यूड तो नीचे लिख सकते हो, जगह कम, एंड डायरेक्शन बोथ चेंज हो रही है। यानी इस एसी में मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रही है, मैग्नीट्यूड ऊपर ये कम ज़्यादा हो रही, मैग्नीट्यूड कम हो रही, कम हो रही, मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रही, डायरेक्शन भी चेंज हो रही। इस वाले एसी को ज़रा देखो, इसमें देखो ये लाइन सीधी लगी है, इसका मतलब इसमें कोई टाइम इन्वॉल्व नहीं हो रहा। तो अगर मैं इस तरफ 2 एम्पेयर बच्चे लिख दूँ, +2 एम्पेयर, और इस तरफ में -2 एम्पेयर लिख दूँ, इसका मतलब ये हो कि सर्टन पीरियड ऑफ टाइम के लिए करंट 2 एम्पेयर रहा, फिर सडन करंट किस पे आ गया, -2 एम्पेयर कुछ पीरियड के लिए रहा, फिर करंट +2 एम्पेयर हो गया। ये लाइन सीधी होने का मतलब क्या है, इसके दरमियान में कोई टाइम इन्वॉल्व नहीं है। ये एक ऐसा एसी करंट है जिसकी डायरेक्शन तो चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रही है, बट मैग्नीट्यूड जो है वो फिक्स है। तो मैं वैसे जनरल बात कर रहा हूँ कि आप लोगों ने एसी के बारे में, हम जो एफएससी में पढ़ते हैं, हम क्योंकि ये वाला एसी पढ़ते हैं इसलिए हम कहते हैं डायरेक्शन हमेशा चेंज होती है। और सॉरी, डायरेक्शन तो ज़रूर चेंज होगी, क्योंकि एसी और डीसी में फ़र्क की डायरेक्शन क्या है। मैग्नीट्यूड के बारे में आप नहीं कह सकते, एसी की डायरेक्शन चेंज कॉन्टीन्यूसली, ठीक है ना। डायरेक्शन इसकी ज़रूर चेंज होगी, लेकिन इसकी मैग्नीट्यूड चेंज हो भी सकती है और मैग्नीट्यूड चेंज नहीं भी हो सकती। जिस तरह ये वाला ग्राफ है, इसमें डायरेक्शन तो चेंज हो रही है, लेकिन इसमें मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रही। उम्मीद आपको बात समझ आ चुकी होगी। ये प्रॉपर इसका कंसेप्ट यही है। इसमें भी बोथ आर चेंज, दोनों चीज़ें चेंज होगी, लेकिन इसमें टाइम लग रहा है, इधर आने में टाइम लग रहा है। बोथ आर चेंज, मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रही है, डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। ये तो खैर छोटा सा एक इंट्रोडक्शन था जो आपको ओवरऑल आइडिया होगा। तो इसी के बात कर रहे थे अभी हम। जो हमारा जो कोर्स है उसमें हम जो अल्टरनेटिंग करंट पढ़ते हैं वो कौन सा एसी है। फिर हम जो बच्चों एसी करंट पढ़ते हैं, उसका नाम हम लोगों ने एसी रखा हुआ है, वैसे हमें कहना चाहिए उसको वो साइनोसाइडल एसी है। साइनोसाइडल एसी हम पढ़ते हैं। अब आपका कभी अल्टरनेटिंग करंट वर्ड यूज़ हो ना, और साथ में साइनोसाइडल ना भी लिखा हो, तो आप लोगों ने साइनोसाइडल ही माइंड में रखना है। ये जो मैंने ग्राफ्स बनाए हैं आपकी उसलिए बनाए कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि ऐसा एसी भी हो सकता है जिसकी डायरेक्शन तो चेंज हो रही हो, लेकिन उसकी मैग्नीट्यूड चेंज ना हो रही हो। ये अपने कंसेप्ट अपना ठीक कर लेना है। अब हम जो बातें करेंगे वही करेंगे जो हमारी किताब में है, क्योंकि हमारी बुक में जो एसी लफ्ज़ लिखा हुआ है, असल में उसको चाहिए था उसके साथ क्या लिखता, साइनोसाइडल एसी का लफ्ज़ लिखता, ताकि कंसेप्ट सही क्लियर होता। तो उसने हमें कंसेप्ट ऐसा दिया है कि शायद सारे एसी वही होते हैं जो हमारी बुक में पढ़ाए गए हैं। हमारी बुक में जो एसी पढ़ाया गया वो साइनोसाइडल एसी पढ़ाया गया है, जिसकी ये इक्वेशन होती है करंट की, I = I0 साइन ऑफ ओमेगा टी। और इसकी ईएमएफ कह लें, कुछ बुक्स में ईएमएफ लिखा हुआ है, कुछ बुक्स में वी लिखा हुआ है, सिंबल कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ बुक्स में लोग यूँ भी लिखते हैं, एक ही बात है तो पोटेंशियल डिफरेंस ही, वोल्ट्स में मेजर होना, एक ही बात है। ये ऐसी होता है। कुछ बच्चे समझे शायद साइन की वजह से साइनोसाइडल कह रहे हैं, ऐसा नहीं है। इस साइन की जगह कॉज भी लगा होगा तो इसको साइनोसाइडल ही हम बोलेंगे। जिस तरह याद होगा हम आगे चल के जब रजिस्टर वगैरह पढ़ते हैं, ये कैपेसिटर और इंडक्टर पढ़ते हैं, तो साइन की जगह फंक्शन कॉज भी आ जाता है, तो रहता तो वो साइनोसाइडल ही है, उसको बोलते हैं साइनोसाइडल ही है। अच्छा, इनके अगर मैं ग्राफ बनाऊँ ना, इनके अगर हम ग्राफ बनाएं तो इनके ग्राफ यूँ बनते हैं, करंट वर्सेस टाइम। अभी बनाया भी है पिछले पेज पे, क्योंकि हमारे कोर्स में ये है तो इसको आगे भी बनता है। मैं छोटा बना दूँ, ये 0 हो गया, ये टाइम कितना हो T/4, ये टाइम T/2, ये टाइम 3T/4, और ये टाइम T हो गया। यानी इसका 1 साइकिल कंप्लीट हो गया। ये आपको आइडिया हो गया, इसका 1 साइकिल कंप्लीट हो रहा है। यहाँ पर इसका ये पॉजिटिव हाफ है, यहाँ पर इसका ये कौन सा हाफ है, नेगेटिव हाफ है। बड़ी आसान सी बात है। तो मैं कह सकता हूँ इसकी जो पॉजिटिव पीक आई है, अगर आपसे पूछता है, ये इसके छोटे छोटे एमसीक्यू होते हैं, पॉजिटिव पीक किस टाइम पे होगी, इसमें कोई मेजर एमसीक्यू नहीं है, इनमें छोटी छोटी बातें होंगी सारी। तो इसकी जो पॉजिटिव पीक है वो किस टाइम पे है, T/4 पे है। इसकी नेगेटिव पीक किस टाइम पे है,
इस वाले करंट की बात हो रही है जिसका ये ग्राफ है, इसी का ग्राफ बनाया है। तो नेगेटिव पीक की जो अगर हम बात करें तो नेगेटिव पीक इसकी बनेगी 3t/4 पे, ठीक है। ये टाइम जो है वो कौन सा है, 3t/4। और अगर इसकी वैल्यू हम ज़ीरो की बात करें, इसमें ज़ीरो वैल्यू किस किस टाइम पे है, तो यहाँ पर भी ज़ीरो है, यहाँ पर भी ज़ीरो है, यहाँ पर भी। तो ज़ीरो वैल्यू इसकी ज़ीरो पे भी है, t/2 पे भी है और t पे भी है। ये बच्चे ग्राफ बने हुए आएंगे, आपसे पूछेगा बताएं किस टाइम पे पॉजिटिव पीक है, किस टाइम पे नेगेटिव पीक एंड सो ऑन। ये जो ग्राफ मैंने बनाया है, ये ग्राफ हम लोगों ने बनाया इसका टाइम के रिस्पेक्ट से। इसी ग्राफ को आप लोग जो है वो टाइम के साथ साथ विद रिस्पेक्ट टू एंगल भी स्केच कर सकते हैं। मतलब एक तो टाइम के साथ ग्राफ है, आप चाहें तो उसको आप एंगल के साथ भी कर लीजिएगा। जो पंजाब की बुक है ना, उसमें कुछ मिस प्रिंटिंग है पेज 112 पे ना, उसमें ना उसने यहाँ से गलती से 3t/2 लिखा हुआ है, तो मिस प्रिंटिंग की वजह से बुक में 3t/2 है, होता है यहाँ पर 3t/4 ही है, ठीक है। तो बुक में पेज 112 पे थोड़ी मिस प्रिंटिंग है। अगर इसी ग्राफ को मैं एंगल की फॉर्म में बनाऊँ ना, ये भी तो हो सकता है, करंट वर्सेस जो थीटा ग्राफ अगर आपसे पूछ लें, ठीक है, करंट वर्सेस थीटा ग्राफ अगर पूछ लें तो फिर भी ग्राफ ऐसे ही बनेगा। बस यहाँ पर हम एंगल नीचे लिखने पड़ेंगे 0, ये कितना हो जाएगा π/2, ये पाई। हाँ, अब जो होगा ये 3π/2 होगा, ये जो पॉइंट होगा अब कितना होगा 3π/2 होगा और ये 2π होगा। तो एंगल में तो यहाँ 3π/2 आता है, लेकिन टाइम में यहाँ पर 3π/2 नहीं आता, यहाँ पर 3t/4 आता है। बाकी इसके भी वही क्वेश्चन है, अगर एंगल आपसे पूछ रहे किस एंगल पे पॉजिटिव पीक होगी, किस एंगल पे नेगेटिव पीक होगी, किस एंगल पे करंट की वैल्यू 0 होगी, तो आप ग्राफ देखकर खुद भी लिख सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। जो ग्राफ करंट के हैं वही ग्राफ बच्चों वोल्टेज के भी हैं, तो वोल्टेज वर्सेस टाइम भी सेम ग्राफ, यही सेम एमसीक्यू। इसी तरह वोल्टेज वर्सेस थीटा जो ग्राफ होंगे वो भी सेम ग्राफ और सेम एमसीक्यू कि किस जगह पर उसकी वैल्यू मिनिमम होगी और किस जगह पर उसकी वैल्यू ने क्या होना है, मैक्सिमम होना है। तो इसी तरह के बेसिक से इसके आपके एमसीक्यू आ सकते हैं, ये कर लेंगे सारे। इसको मतलब ये हुआ कि आपको समझ आ गया कि अगर आपसे पूछते हैं ना किस टाइम पे इसकी पॉजिटिव पीक का मतलब क्या है, एमसीक्यू यूँ आएगा, एट व्हाट टाइम वी ऑब्टेन प्लस वी नॉट, किस टाइम पे हम प्लस वी नॉट ऑब्टेन करेंगे। आप चूज़ करेंगे t/4 या आप चूज़ करेंगे, इधर से देखें ये है ना, इसके साथ क्या लिख सकेंगे π/2 इकट्ठा लिख सकते हो। किस टाइम पे आप नेगेटिव पीक ऑब्टेन करेंगे, ये सारी बातें फार्मूले से भी सॉल्व होती हैं, हम फार्मूले से कर नहीं रहे, हमें क्या ज़रूरत है फार्मूले अप्लाई करके टाइम लगाते रहें। तो ग्राफ बना हुआ उधर से चीज़ निकालो, किस टाइम पे इसकी नेगेटिव पीक आएगी, नेगेटिव पीक 3t/4 पे होगी, ये एमसीक्यू है असल में। और किस एंगल पर होगी, वो एंगल कितना होगा 3π/2 रेडियन होगा। ये तो आपको पता है ना कि आप इसको डिग्री की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये π/2 कितना होता है 90 डिग्री, ये कितना होगा 180 डिग्री, ये कितना होगा 270 डिग्री और ये होगा कितने डिग्री 360 डिग्री। बस ये चीज़ें, तो इसको डिग्री की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये बाकी आपको समझ आ गया ज़ीरो वैल्यू किस पे होगी, जिसको अगर आप एंगल या उस एंगल की फॉर्म में लिखते हैं 0π और कौन सा बन जाएगा 2π, डिग्री की फॉर्म में आप खुद लिख लेंगे तो आपको आइडिया हो गया कि ये स्कैम्स क्यों आ सकते हैं। इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपको उसको लिखना आना चाहिए। अच्छा, एक तो ये कंसेप्ट हो गया कि करंट को डिफरेंट वे में हम उसके जो क्वेश्चन बनेंगे वो हम बातें कर लेंगे। ये वैसे बड़ी बातें इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि पंजाब की बुक में उसने जो पेज 112 पे पूरा पेज है उस पर यही बातें फार्मूला से कैलकुलेट करवाई हैं। ये सारे आंसर जो हम लोगों ने ग्राफ से देख के लिखे हैं ना, ये इस फार्मूले से सॉल्व होकर आते हैं, लेकिन फार्मूले से सॉल्व होने पे तो बहुत टाइम लगेगा ना, तो हम डायरेक्ट ग्राफ से देख के लिख रहे हैं, फार्मूला को भी हम यूज़ नहीं कर रहे, वैसे ही जो क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा, मैं ये बात कर रहा हूँ कि आपके पास ये जो इक्वेशन है I = I0 साइन ऑफ ओमेगा टी, इसको साइन थीटा भी लिख सकते हैं, डिफरेंट फॉर्म में इसके लिख रहा हूँ मैं। इसको हम साइन ऑफ ओमेगा टी भी लिख सकते हैं, ओमेगा की जगह उसकी वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। ओमेगा आपको पता है 2π/t होता है, तो इसको हम साइन ऑफ ओमेगा को 2π/t की फॉर्म में भी लिख सकते हैं और 1/t को हम f भी लिख सकते हैं, या ओमेगा को डायरेक्ट याद रख लो 2πf/t की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो जितनी इक्वेशन मैंने करंट की लिखी हैं उन सारी इक्वेशंस को आप लोगों ने वोल्टेज की फॉर्म में खुद से लिख लेना, यानी जितनी करंट इक्वेशंस की लिखी हैं
करंट की सॉरी लिखी है इक्वेशन, वो सारी इक्वेशन आप वोल्टेज किसके साथ खुद लिख लेना। अगर पूछता है कौन सी इक्वेशन करेक्ट है, तो ये सारी ही इक्वेशंस करेक्ट काउंट होंगी। अच्छा, इसके करंट और वोल्टेज के जो क्वेश्चन होंगे ना, जो क्वेश्चन होंगे वो सेम होंगे, सेम एज ऑफ एसएचएम। जो सिंपल हार्मोनिक मोशन के क्वेश्चन नहीं थे, जिस मेथड से मैंने वो सॉल्व करवाए थे, इसके क्वेश्चन उसी मेथड से सॉल्व होंगे। मैं एक क्वेश्चन एग्जांपल के लिए करवाता हूँ। सपोज करें आपको क्वेश्चन ये आ जाता है, पूरा लिख सकता हूँ क्वेश्चन। एट व्हाट टाइम एसी में जब भी लिखा करूँगा अल्टरनेटिंग करंट होगा, एसी बिकम हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। एट व्हाट टाइम एसी बिकम हाफ ऑफ मैक्सिमम वैल्यू, किस टाइम पे एसी अपनी मैक्सिमम वैल्यू का हाफ हो जाएगा। तो करंट जो है वो हाफ हो जाएगा अपनी किस वैल्यू का, मैक्सिमम वैल्यू का। आपको पता है वो टाइम पूछ रहे हैं ना, क्या पूछ रहा है, टाइम। तो हम पहले एंगल निकाल लेते हैं, जिस तरह मैंने आपको एसएचएम में बताया था ना। अगर वो टाइम भी पूछ रहा है तो हम पहले क्या निकालेंगे, एंगल। तो हमें पता है आई से कंपेयर हुआ, आई नाट से कंपेयर हुआ, तो साइन को किसके बराबर लिखेंगे, 1/2 के। वो टाइम पूछ रहा है, एंगल भी तो पूछ सकता था, हम पहले एंगल ही निकाल देते हैं। तो साइन 1/2 किस एंगल पर होता है, 30 डिग्री पर। 30 डिग्री मतलब π/6 रेडियन पर होगा। अगर वो पूछता है ना किस एंगल पे एसी करंट बिकम हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू, तो हम कहते हैं वो 30 डिग्री है, यानी π/6 रेडियन। उसने टाइम पूछा है। तो आपको याद होगा मैंने स्मॉल टी का एक शॉर्टकट बताया था, वो क्या था, कैपिटल टी ऊपर लिखो डिवाइडेड बाय, इसके नीचे जो नंबर लिखा हुआ है इसको 2 से मल्टीप्लाई करके लिख सो। याद होगा कि ये जो नंबर लिखा हुआ है, इस नंबर को आप लोगों ने किस से, 2 से मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लिखना होता है। इसको मल्टीप्लाई करो ना 2 से, 6 को 2 से करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो आपको याद होगा इस चीज़ को समझाने पे मेरा एसएचएम में पूरा 30 मिनट्स का लेक्चर है। अब तो मैं डायरेक्ट की बात करूँगा। तो ये याद रखें कि जो आप लोगों ने क्वेश्चन सिंपल हार्मोनिक मोशन में, मैं फर्दर हिंट भी लिख सकता हूँ, इस फॉर्मूले के किए थे ना, x इक्वल टू एक्स नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी के। जो क्वेश्चन आप इस फॉर्मूले को उस वक्त कर रहे थे, वही सारे क्वेश्चन आपके करंट के भी आ सकते हैं, वही सारे क्वेश्चन आपके वोल्टेज के भी आ सकते हैं। एक फॉर्म मैंने लिख दी है, इस फॉर्म से पहले आप एंगल बनाया करेंगे, उसको रेडियन में कन्वर्ट किया करेंगे। यहाँ तक भी क्वेश्चन आ सकता है। अगर उसको टाइम बनाना है तो पाई के नीचे जो नंबर लिखा होगा उसको 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे हमेशा, और उसको उस बड़े टी के नीचे लिख देंगे। जिस तरह 6 आ रहा था, 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना बन गया, 12 की इक्वल हो गया। तो बिल्कुल जिस तरह आप लोगों ने एसएचएम में इस फार्मूले को डील किया था, बिल्कुल इसी तरह ही आप लोगों ने करंट और वोल्टेज दोनों के क्वेश्चंस करने हैं। मैंने सिर्फ आपको करंट का क्वेश्चन करवाया है, मैं वोल्टेज का नहीं करवा रहा। मेरा ख्याल है कि अब आप वोल्टेज का क्वेश्चन खुद अटैम्प्ट कर सकते हैं। एक ही बात है, करंट हो या वोल्टेज हो, एक चीज़ होगी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो इसके क्वेश्चन आ सकते हैं, सपोज करें बिल्कुल वो एसएचएम वाला चैप्टर है ना, ये जिस तरह एसएचएम में क्वेश्चन थे, ये क्वेश्चन एसएचएम में मैंने करवाया था। सपोज करें आपको क्वेश्चन आ गया 5v 10 साइन ऑफ 50π2, ये क्वेश्चन आ गया। इसमें बहुत सारी बातें उसने पूछी हुई हैं। आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि इसमें आप एक तो पीक वैल्यू बताएं, ठीक है। इसमें कहता है आप एंगुलर फ्रिक्वेंसी बताएं, आप सिंपल फ्रिक्वेंसी बताएं, आपसे कहता है इसका टाइम पीरियड बताएं। इस तरह की चीज़ें कह रहा है कैलकुलेट करो। अब आप लोगों ने जब इस तरह की चीज़ें कैलकुलेट करनी होती है तो इस इक्वेशन को किसी स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करते हैं। वोल्टेज की इक्वेशन स्टैंडर्ड से कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के लिए ज़रूरी होता है कि इस तरफ जो वोल्टेज लिखी होती है वो इंस्टेंटेनियस होती है ना, इस इंस्टेंटेनियस वोल्टेज के साथ यहाँ कोई नंबर ना लिखा हो एक्सेप्ट 1, 1 तो होता ही है। तो जो भी यहाँ पर कोई कांस्टेंट लिखा होगा उस कांस्टेंट को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे, दूसरी तरफ शिफ्ट करने के बाद कंपेयर हो सकता है, पहले आप इसको कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक है। तो जो भी यहाँ पर नंबर लिखा होगा उस नंबर को आप लोगों ने पहले दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देना। योर v इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, इसको इससे कैंसिल करें, 2 हो गई, 2 साइन ऑफ 50π2 हो गया। अच्छा, अब ये कंपेयर हो सकती है। आपको बात समझ आई है कि कंपेयर करने से पहले यहाँ पर अगर v के साथ कोई कांस्टेंट होगा उसको दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे, वो इधर ये आकर डिवाइड हो जाएगा, आगे नहीं जाएगा। अब आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर करें इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से, v इक्वल टू वी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी से कंपेयर होगा। इसको आप इक्वेशन 1 कहते हैं, इसको इक्वेशन 2 कहते हैं, पता नहीं सेम पोजीशन कंपेयर होती है। अब बच्चों अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को आपस में कंपेयर करूं
तो वी नॉट किससे कंपेयर होगा, 2 वोल्ट से। योर वी नॉट इक्वल टू 2 वोल्ट हो गया, हल हो गया सवाल। देखिए अभी तो हम समझा रहा हूँ तो मैं कंपेयर कर रहा हूँ, पेपर में तो बस जब ये इक्वेशन लिखेंगे आपको कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे ही सोच सकते हैं। आपको पता होगा यहाँ पर जो लिखा होगा वी नॉट होगा, इसमें जो टी के साथ लिखा होगा वो ओमेगा होगा। नहीं समझ आता तो साइन साइन से कंपेयर हुआ, टी टी से, तो जो टी के साथ लिखा होगा ओमेगा होगा। ध्यान से पेपर में देखना है कि अगर वो एंगुलर फ्रिक्वेंसी पूछता है ना, ज़्यादातर एमसीक्यू में इंटरेस्ट में सिंपल फ्रिक्वेंसी की बजाय एंगुलर फ्रिक्वेंसी पूछी होती है, तो उसका आंसर 50 पाई होगा। हाँ अगर वो सिंपल फ्रिक्वेंसी पूछता है एफ बताएं, तो आप इसमें ओमेगा को 2 पाई एफ लिख लेंगे, फिर पाई पाई से कैंसिल, तो एफ हो जाएगा 50/2, तो फ्रिक्वेंसी उसकी बन जाएगी 25 हर्ट्ज। अगर वो उसने टाइम पीरियड भी पूछा है तो वो भी आसान है आपको, टाइम पीरियड 1/f होता है, 1/25 हो जाएगा, और 1/25 आपको याद है 0.04 सेकंड की इक्वल होगा। चलिए ये बातें होगी चंद के आपके इस टाइप के अगर क्वेश्चन आ जाए तो वो भी आप लोगों को लिखने या करने आने चाहिए। और ये क्वेश्चन भी आप लोगों ने जो एसएचएम के अंदर किया हुआ है, आपको याद होगा एंड पे मैंने इस तरह के क्वेश्चन करवाया था एसएचएम के अंदर, और एक आधा क्वेश्चन करते हैं। आपको याद होगा एसएचएम के अंदर मैंने कुछ फेज के क्वेश्चन करवाए थे, वो फेज के क्वेश्चन दोबारा लिख लेते हैं, लेकिन मैं उनको समझाऊंगा नहीं, मैं डायरेक्ट लिखूंगा आई इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5 होगा। ये 5 पता है ना कौन सा फेज होता है, इनिशियल फेज। तो जिस तरह एसएचएम में इनिशियल फेज के क्वेश्चन आए थे, इसमें भी इनिशियल फेज के क्वेश्चन आएंगे, तो इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन लिखा जाता ना। मैं कह रहा हूँ कि अगर यहाँ 5 0 पुट कर दें, अगर 5 0 पे आपसे इस करंट की इक्वेशन पूछे, और अगेन बच्चे वही बात, मैं कुछ क्वेश्चन वोल्टेज के करवाता हूँ फिर करंट पे आ जाता हूँ, क्योंकि मैं एक वक्त में कोई एक ही करवा रहा हूँ, लेकिन जो भी कंसेप्ट पढ़ा रहा हूँ वो करंट और वोल्टेज दोनों के लिए है। अगर आपसे पूछता है ना कि एसी करंट का अगर इनिशियल फेज 0 हो तो इक्वेशन क्या होगी, ये वाली होगी। अगर आपसे पूछता है जो एसी करंट है उसका इनिशियल फेज 90 डिग्री हो जाए, तो फिर इक्वेशन क्या बनेगी। मैथ का फार्मूला है, यहाँ पर आप 90 पुट करोगे ना, यहाँ पर 90 पुट करोगे, मैथ में हम इनको बोलते हैं अलाइड एंगल्स, तो यहाँ पर 90 होगा तो ये साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉज में। तो इसकी इक्वेशन कुछ यूँ बन जाएगी, आई इक्वल टू आई नॉट कॉज ऑफ क्या होगी, ओमेगा टी होगी। अगर इनिशियल फेज 90 हो तो ये इक्वेशन बनेगी। अगर इसी फार्मूले में जो 5 इनिशियल फेज है वो हम 180 पुट कर दें, अगेन मैथ का फार्मूला है, यहाँ पर 180 पुट करोगे तो यहाँ पर साइन के शुरू में कौन सा आ जाएगा, नेगेटिव साइन लिख देंगे, तो आई इक्वल टू बन जाएगा माइनस आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये मैथ के फार्मूले हैं, आप लोगों ने उसमें भी याद किए थे, एसएचएम में भी, फिर याद करें। और अगर आपके पास जो इनिशियल फेज है 5 वो 270 डिग्री हो जाए, तो यहाँ पर जब 270 लिखेंगे ना तो साइन कॉज में भी कन्वर्ट होगा और साथ में नेगेटिव साइन भी आएगा इसके साथ, तो वो इक्वेशन कुछ यूँ बन जाएगी, आई इक्वल टू माइनस आई नॉट कॉज ऑफ ओमेगा टी। ये बच्चों आप लोगों को ऑलरेडी याद आ चुके होंगे, जिस तरह आप लोगों ने एसएचएम में बातें की थी वही सारे कंसेप्ट अगर इनिशियल फेज के क्वेश्चन आ जाए तो इसके भी सारे क्वेश्चन आप उसी तरह इनिशियल फेज के मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा और थोड़ी सी बातें करते हैं। देखिए हम लोग आज करंट की टाइप्स पढ़ रहे थे ना शुरू में, आज मैंने लेक्चर स्टार्ट यहीं से किया, जिसमें दो करंट है ना, एक डीसी हम पढ़ रहे हैं, एक एसी है। अभी हम इसमें बात करना चाह रहे हैं कि इस करंट की नेचर क्या होगी। नेचर में डीसी हमारी बुक में स्केलर लिखा है, तो हम डीसी को स्केलर ही कहते हैं। डीसी स्केलर क्यों है, ये मैंने आपको याद होगा ना बहुत डिटेल से पहले बात कर दी थी इलेक्ट्रिसिटी वाले यूनिट में। ये क्या करता है, नॉट बेस लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन, तो बल्कि करंट किसको ओबे करता है, करंट जो होता है ना, वैसे लिख रहा हूँ, करंट जो होता है इलेक्ट्रिक करंट या डीसी करंट ये ओबे करता है केसीएल को, ये किरचॉफ्स करंट लॉ को ओबे करता है। और जो करंट होता है ना वो ऐड होता है एंड सब्ट्रैक्ट होता है लाइक स्केलर्स, ये स्केलर की तरह ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रहा होता है। तो इस वजह से हम बोलते हैं कि जो डीसी करंट है वो स्केलर है, क्योंकि नॉट ओबे लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, करंट ओबे करता है किरचॉफ्स करंट लॉ को, ये ऐड या सब्ट्रैक्ट होता है जस्ट लाइक स्केलर्स। बड़ी आसान सी बात है। जो एसी करंट है अगर हम उसकी बात करें तो एसी करंट को हम बोलते हैं फेजर, क्योंकि एफएससी में फेजर वर्ड इतना डिटेल से डिस्कस नहीं हुआ, तो फेजर की बजाय अगर फेजर वर्ड ना लिखा हो ऑप्शन में
तो फिर हम एक और ऑप्शन भी चूज़ कर सकते हैं रोटेटिंग वेक्टर, लेकिन आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस क्या होनी चाहिए, फेज़र हो। एसी करंट की नेचर पूछे फेज़र, फेज़र ऑप्शन नहीं है तो दूसरा ऑप्शन आप चूज़ कर सकते हैं रोटेटिंग वेक्टर। अगर इसने रोटेटिंग वेक्टर भी नहीं लिखा हुआ तो फिर मजबूरन आप इसको क्या मान लेंगे, वेक्टर ही एज्यूम कर लेंगे। तीसरी प्रेफरेंस आपकी ये होनी चाहिए है फेज़र, क्योंकि बुक में फेज़र वर्ड नहीं लिखा हुआ तो फेज़र को कुछ लोग रोटेटिंग वेक्टर भी कहते हैं, यहाँ तक बात तो ठीक है। लेकिन अगर वो बिल्कुल ही रोटेटिंग वेक्टर भी लफ्ज़ नहीं लिखता तो फिर आप लोगों ने इसकी जगह पर क्या चूज़ कर सकते हैं, वेक्टर का वर्ड लिखेंगे तो वेक्टर भी ठीक ही कंसीडर होगा। तो फिर आप वेक्टर चूज़ कर सकते हैं अगर ऊपर वाले दोनों नहीं होंगे ना। डीसी करंट को जो मेजर करने के लिए ना, डीसी मतलब डीसी करंट या मेजर करने के लिए हम जो एमीटर यूज़ करते हैं करंट के लिए और वोल्ट मीटर यूज़ करते हैं वोल्टेज के लिए, डीसी वोल्टेज भी तो होती है ना। ये जो करंट मेजर करता है ये एवरेज वैल्यू ऑफ करंट मेजर करता है, और जो पोटेंशियल मेजर करता है वो भी एवरेज वैल्यू मेजर करता है। मतलब डीसी करंट को मेजर करने के लिए जो एमीटर यूज़ करते हैं वो डीसी करंट की एवरेज वैल्यू मेजर करता है, और डीसी वोल्टेज को मेजर करने के लिए, डीसी वोल्टेज को मेजर करने के लिए हम जो वोल्ट मीटर यूज़ करेंगे वो भी उसकी एवरेज वैल्यू मेजर करेगा। ठीक है बात। लेकिन आप लोगों ने याद रखना है एसी जो होता है ना, एसी को मेजर करने के लिए हम जो एम मीटर यूज़ करते हैं उस एम मीटर को बोलते हैं हॉट वायर एम मीटर, उस वायर को हम बोलते हैं हॉट वायर एम मीटर। इसी तरह एसी को मेजर, एसी का मतलब एसी वोल्टेज को मेजर करने के लिए हम जो वोल्ट मीटर यूज़ करेंगे उसको बोलेंगे हॉट वायर वोल्ट मीटर। इनकी कंस्ट्रक्शन हमारे कोर्स में नहीं है, लेकिन नाम याद रखना है कि इसको मेजर करने के लिए हम जो एम मीटर यूज़ करेंगे वो हॉट वायर एम मीटर, और जो वोल्ट मीटर यूज़ करेंगे वो हॉट वायर वोल्ट मीटर होगा। ये जो इनकी वैल्यू मेजर करेगा वो इसकी RMS वैल्यू मेजर करते हैं, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। इसी तरह जो हॉट वायर वोल्ट मीटर AC की वैल्यू मेजर करेगा वो उसकी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू मेजर करते हैं। एवरेज वैल्यू के बारे में भी बात करते हैं क्यों नहीं मेजर होती, लेकिन ये थोड़ा याद रखना है कि ये इनके लिए एमीटर जो यूज़ होते हैं या वोल्ट मीटर जो यूज़ होते हैं वो उनकी कौन सी वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू मेजर करते हैं। और ये लाइन भी अपने पास लिख लीजिएगा, जो नॉर्मल एमीटर इनको बोलते हैं, नॉर्मल एमीटर या नॉर्मल वोल्ट मीटर जो होंगे अगर हम इनको AC के अंदर लगा दें, यानी अगर इस एमीटर से हम AC मेजर करें तो ये कौन सी वैल्यू बताता है, एवरेज, तो ये AC करंट ज़ीरो शो करेगा। ये बात वैसे अपने पास है। और ये ऐसा वोल्ट मीटर, ऐसा वोल्ट मीटर जिससे आप DC मेजर करते हैं उस वोल्ट मीटर से अगर आप AC वोल्टेज मेजर करें तो उसकी वैल्यू भी वो क्या शो करेगा, ज़ीरो शो करेगा। इस बात को मैं थोड़ा भी एक्सप्लेन बाद में करता हूँ, लेकिन वैसे छोटी सी बात याद रख लेना, इन्होंने तो ये जो आम एमीटर होते हैं ये तो डीसी के लिए होते हैं, अगर इनसे आप एसी मेजर करने लगेंगे तो एसी की तो इन्होंने कौन सी वैल्यू मेजर करनी, एवरेज, और एसी एवरेज करंट भी ज़ीरो होता है और एसी की एवरेज वोल्टेज भी ज़ीरो होती है। तो लफ्ज़ याद रखना कि जो कॉमन एमीटर होते हैं, इसके लफ्ज़ वैसे कॉमन भी यूज़ होता है, जो कॉमन एमीटर होते हैं मतलब जिनसे आप एसी मेजर करते हैं, डीसी मेजर करते हैं, उनसे अगर हम एसी की वैल्यू को मेजर करना शुरू करेंगे तो एसी की वैल्यू को वो ज़ीरो शो करेंगे। इसको फिर हम नेक्स्ट क्लास में आगे इसकी डिटेल में जाते हैं। अभी लेक्चर को यहीं तक वाइंड अप करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।